अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं अभी कल परसों में जो पुरानी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो अब बहुत ग्रूम हो गई हैं, उनकी मैं देख रही थी कि उन्होंने लिखा हुआ था इंटरव्यू में, उन्होंने बोला हुआ था कि हम अपनी पुरानी अगर पिक्चर्स देखते हैं तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने क्या ब्लॉन्ड गंदे से गोल्डन बाल कराए हुए थे और हमें समझ नहीं थी क्या पहनना ओढ़ना। हम ज़्यादा मेकअप कर लेते थे, हमें मेकअप की ज़रूरत इतनी नहीं थी, मगर क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए अब जाके अगर हम कहें कि अब 40s में हम ग्रूम हो गए और हमें पता चल गया क्या पहनना ओढ़ना। और अब आप देखिए बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो अपनी टीन एज में शायद उतनी प्यारी नहीं लगती होंगी, लेकिन अब अपनी एक लेट एज में बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो ग्रूम हो चुकी हैं। उनको पहनने ओढ़ने की समझ आ चुकी है, स्किन पे क्या यूज़ करना है, बाल कैसे बनाने हैं, उनको सब पता चल चुका है। लेकिन ये तो मैं पुरानी एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ। आप नई बच्चियों को अगर देखेंगे, यानी कि मेरी बेटी या आपकी बेटी या अभी नई आने वाली सेलिब्रिटीज़, जो सारी नई बच्चियाँ जेनजीज हैं, उनको इतनी चीज़ें पता हैं कि उनके ऊपर क्या जचता है क्या नहीं लगता। ट्राई एंड एरर वो फटाफट कर लेती हैं, मगर जब वो आपके सामने आती हैं स्क्रीन पर तो वो एक परफेक्ट उनका फेस, उनके कपड़े, सब कुछ बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। और आजकल इतनी जल्दी जल्दी ये बच्चियाँ ग्रूम हो रही हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, और बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो ग्रूम करते हैं आपको, जो कलर कॉन्ट्रास्ट, आपकी बेसेस, आपके मेकअप्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर लेकर आपको बड़ा अच्छे से समझा रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो छोटी बच्चियाँ अपनी माँओं को ग्रूम कर रही हैं स्टाइलिंग में। नहीं अम्मी आप ये नहीं पहने, ये नहीं अच्छा लग रहा। बहुत दफ़ा मेरी बच्ची ने मेरे कपड़े चेंज कराए, जबकि मैं अपने आप को बड़ी तुर्रम खान समझती हूँ कि अच्छा जी हाँ टीवी पर आती हूँ और मुझे बहुत पता है डिज़ाइनर्स का ये वो, मगर मेरी बेटी को मुझसे 100 गुना ज़्यादा पता। और 10 दफ़ा उसने अपने अब्बा और मेरे कपड़े चेंज कराए, नहीं ये नहीं सूट कर रहा, नहीं ये बहुत ओवर है, नहीं ये बहुत अंडर है, नहीं ये मतलब हम उसकी सुनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हालांकि है वो आज की पौध, मगर फिर भी उसको अवेयरनेस स्टाइलिंग के बारे में हमसे ज़्यादा है। तो कभी बड़े छोटों से सीखते हैं, कभी छोटे बड़ों से सीखते हैं। कुछ इसी तरह की सीख आज हम मिलकर लेंगे अपने छोटों से, यानी जो नई सेलिब्रिटीज़ जो आप अपने ड्रामों में देख रहे हैं, जिनको अलग अलग कैरेक्टर्स में आज वो आएंगी और वो अपनी स्टाइलिंग की जर्नी हमसे शेयर करेंगी कि कैसे ये बच्चियाँ इतनी जल्दी जल्दी सीख रही हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। और अगर आपकी बच्ची ने अभी तक नहीं सीखा और आपने उसको बिल्कुल सब चीज़ों से दूर रखा है, तो थोड़ा बहुत उसको सिखा लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्चुअली, चाहे वो उसकी डिग्री कोई भी हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा ग्रूम्ड होगी तो ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी पर असर डालेगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, कुछ स्टाइलिंग टिप्स लेने जेनजीज से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमारे पास कुछ ऐसी आज यंगस्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि उन्होंने अपने आप को कैसे ग्रूम किया, और जाहिर है फिर उनसे वो टिप्स हम लेकर आपको बताएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनाया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। और फिर दूसरी तरफ है हिरा उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और जो मेरी तीसरी हैं आज गेस्ट, वो हैं हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम चारों ने आज सॉलिड कलर्स पहने हुए हैं। yes. सो वो इसका मतलब है कि ज़्यादा यंगस्टर बच्चियों को सॉलिड कलर्स पसंद है। ऐसे है, प्रेफरेंस है। हाँ ऐसा ही है यस, क्योंकि तुम लोगों के ज़माने में हमें तो पता ही नहीं था हमें क्या पहनना है क्या नहीं, बस जो प्रिंट जो भी अम्मी ने बना दिया, जो अम्मी ख़रीद के लिए आई वो तो हम पहन लेते थे। अब तुम लोग अपनी जर्नी शेयर करो कि लाइक पहले अगर टीनेज में देखा जाए तो तुम कैसी लगती हो? अपनी तस्वीरें छुपाने वाली तस्वीरें थी या सेटिस्फैक्शन है तुम लोग? बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो छुपाने वाली हैं और मैंने ऑलरेडी आर्काइव कर दी हुई हैं सोशल मीडिया पे या वो प्राइवेसी लगा देते हैं, हम ओनली मी पे कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी पुरानी पिक्चर्स हैं जो मैंने छुपाई हुई हैं। अच्छा, तुम उस वक्त सोशल मीडिया पे थी? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे थी, और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बहुत मैं एक्टिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करती थी, बट इंस्टाग्राम अकाउंट था। अच्छा। और
पर ये है कि मैंने शोबिज़ में आने के बाद उसी इंस्टाग्राम अकाउंट को कंटिन्यू किया, नया नहीं बनाया। तो पुरानी पिक्चर सारी आर्काइव कर दी एक दो के अलावा। तो क्या क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया, क्या गड़बड़ें करती थी तुम अपनी जिंदगी में? अब थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम किया है मैंने ओवर द टाइम। और दूसरा, बिल्कुल बचपन में तो हम भी ऐसे थे, जो अम्मी पहना देती थी वो पहन लेते थे, जो हेयर कट अम्मी ने करा दिया। किस एज में जाके थोड़े नखरे करना शुरू हुए, मुझे नहीं पहनना, ये चुभता है, ये नहीं अच्छा, ये कलर नहीं मुझ पे सूट करता? थोड़ा सा आई थिंक 9-10 क्लास में मैंने करना शुरू किया। और इवन मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने बाल अपनी मर्जी से कटवाऊंगी। उससे पहले मामा की पसंद का हेयर कट होता कैसा होता था वो तो मामा ने तो मशरूम कट छोटा छोटा सा कराया है। बहुत से लोग मुझे बॉय समझते थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना इस तरह की थी कि निक्कर शर्ट पहन के निकल गए, बॉयज़ वाले कपड़े अक्सर पहनती थी, तो वो बाल भी इतने छोटे थे कि बहुत से लोग समझते थे कि मैं तो लड़का है। हाँ, तो मुझे समटाइम्स कहते थे कि आपने पर्पल जूते क्यों पहने हुए हैं लड़कियों वाले। तो इस तरह से कमेंट्स मुझे मिलते थे। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, 9th में हुई, तो मैंने कहा मामा अब नहीं मैंने छोटे करवाने बाल, आई वांट टू ग्रो देम। अब ये देखो जरा, उल्टी जमाने की माएँ अलग अलग होती है। अब मैं अपने बेटे के बाल, मुझे शौक हुए तो बड़े रखूंगी बाल। तो जब वो छोटा था, अभी तो वो 10 का है, जब वो लाइक 6-7 साल का था, मैंने लंबे बाल उसके रखे हुए, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फैशन भी था लड़कों के छोटे बाल। सो एक आध दफा मैं इसको शो में भी ले आई और मैंने उसकी फ्रेंच वगैरह बनवा ली। अल्लाह, जो उसको बेचारे को ट्रोल किया है। और उस ट्रोलिंग के बाद से, यानी 6 साल का बच्चा मुझे कहने लगा कि मेरे बाल छोटे करवा दे, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उल्टा हिसाब। हाँ, मेरे बाल छोटे करा दे। क्योंकि जब मैं जाती थी कहीं बाजार तो कहती थी बेबी के लिए भी गरारा ले लेना, ऐसे बोलते थे। तो ये उसको सुन के ना उसको नफरत हो गई बड़े बालों से। हालांकि आप तो कूल मॉम तो ये तो एक्चुअली मेरे जो बड़े बच्चे थे ना, उनकी सारी जिंदगी क्रू कट रहे स्कूल में सख्ती की वजह से। ये जिस स्कूल में है उसको सख्ती नहीं है। तो मैंने ना वो सारा जो था ना, वो सारा निकाला अपना, वो अपने इस पे निकाला। और इसको छोटे बालों का शौक, उन लोगों को लंबे बालों का शौक होता था, इसको तो ये क्या है? ये अम्माओं को क्या मुसीबत है, हम अम्माएं क्या है? और फिर हमें भी जिद हो जाती है ना कि जो अम्मा कह रही हैं वो क्यों करें, उससे उलट करना है, वो वहाँ रेजिस्ट करना होता है। आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट है। हमने तो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे चीज़ें हमने देखना शुरू की। जब हम सोशल मीडिया पे आए, जैसे मैट्रिक में मैंने ज्वाइन किया था आई थिंक फेसबुक, तो फिर पता चलना शुरू हुआ, अच्छा और लोग क्या पहन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स का पता चलना शुरू हुआ। तो अब तो थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि हम देख रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन तुम कह रही हो 9th-10th में तुमने अम्मी को रोक लिया कि बस अब बाल में कटवाऊंगी। हाँ, बालों का इसलिए क्योंकि मुझे होता था मैं बहुत बॉय लगती हूँ। और दूसरा ये चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी, मुझे अपने बाल मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी कर्ली बाल है, तो बिल्कुल उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। और वो टाइम ऐसा था कि जब कर्ली बालों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था। एक ब्यूटी स्टैंडर्ड था कि सिर्फ स्ट्रेट हेयर ही अच्छे होते हैं। सो आई ऑल्सो वांटेड टू हैव स्ट्रेट हेयर। तुमने कभी कुछ ये नादानी है स्ट्रेट हेयर वाली? मैं आपको ना अपनी पुरानी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी भी। मैंने तो बाकायदा जब व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी मैंने रिबॉन्डिंग करवा ली थी, वो जो केमिकल स्ट्रेटनिंग होती है। उससे बाल डैमेज भी होते हैं, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, जो मेरा बचपन का ड्रीम था तो वो पूरा हो गया। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस आना शुरू हुई और फिर सोशल मीडिया थोड़ा सा जब मैंने ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया आफ्टर माय यूनिवर्सिटी फिनिश, तो तब मैंने थोड़ा ज़्यादा, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये यूरोपियंस होते हैं, उन्होंने अपने कर्ली बालों को इतने अच्छे से कैरी किया होता है, तो हमें भी चाहिए कि हम नेचुरल चीज़ों को उसी तरह रखें। तो वो फिर थोड़े बहुत मैंने गूगल करना शुरू की टिप्स के इनको कैसे क्या मैनेज लगाऊं किया बालों जा में, सकता है, कब ब्रश करना है, किस तरह का ब्रश इस्तेमाल करना है। हाँ, बिकॉज बचपन में ना मैं इन बालों को कंघी करती थी तो बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, बहुत फ्रिजी हो जाते थे। तो अम्मी कहती थी इतने बिखरे हुए बाल, इससे अच्छा कटवा दो। तो फिर अब मुझे पता चला कि अच्छा जब बाल गीले हैं तो ब्रश करना है, आपने ड्राई बालों को ब्रश नहीं करना। यू नो थोड़ा बहुत फिंगर कॉम कर सकते हैं इनको मैनेज करने के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स आते हैं जो आप डैम हेयर में लगा लें। हाँ, उससे थोड़ा सा मतलब ड्राई नहीं लगते। और ये तो अब लोग करवा रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी है, बड़े प्यारे गर्ल्स कहते हैं। हाँ, कर्ली गर्ल। सो भाई अपनी कहानी सुनाए इनाया, अपनी ग्रूमिंग की, अपनी बचपन की। अच्छा, मेरे साथ तो ये है कि मैं शुरू से ही थोड़ी हूँ फैशनेबल। लाइक छोटीपन में भी मुझे रेड लिपस्टिक लाने का बहुत शौक था। अम्मी मेरी छोटी सी, आई वाज रियली इंस्पायर्ड विद माय मॉम शुरू से। अच्छा, अम्मी भी मेरी वो फैशनिस्टा बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, उनका शुरू से ही है, लाइक उनको भी हर ट्रेंड से लाइक मैच करते हुए कपड़े बनाना। मैंने बचपन से उनको देखा है। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी अम्मी ही रही है। थी। तो उनको देख के मेकअप करना एंड लाइक रेड लिपस्टिक लगाना।
तो ऑब्वियसली मेरे भी अम्मी ने, जैसे इन्होंने बताया कि बालों की कटिंग वटिंग सब बचपन में अम्मी ही कर रही होती थी, तो मैंने हमेशा से वही नहीं, वो जो मशरूम कट जी बता रही है सारे एक्चुअली वही रहे। और जब मैंने कहा कि अम्मी अब मैं जब मैंने व्हेन आई केम टू माय टीन्स एंड आई वेंट टू हाई स्कूल, तो ऑब्वियसली अमेरिका में भी यू नो आपको हर तरह के ट्रेंड्स नजर होते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल के बाद तो बस लड़का लड़की छोड़े होते हैं सीमा अपने, दे डू फैशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे तो खैर सख्ती है अभी भी, मैट्रिक तक वहाँ तो लेकिन हाई स्कूल के बाद आप कलर करा लें, यू कैन डू योर फैशन डाई। मैंने फिर ब्लू कलर की हाइलाइट्स ली थी, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था अम्मी को, लेकिन शी एक्चुअली गॉट टू सके चलो यार तुम्हारी खुशी इसमें। तो मुझे कभी भी पेरेंट्स ने मतलब जल्दी ही कह दिया कि चलो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑन योरसेल्फ यू कैन डू इट। मैंने हेयर बालों को बढ़ाया, अपने डाई लिया, वही हाइलाइट्स लिए। तो आई थिंक या प्रीटी मच आई ऑलवेज बीन इन द फैशन लाइक क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। कभी अपनी तस्वीरें पुरानी छुपाने की जरूरत कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अभी भी मेरी लगी हुई है। हाँ, क्योंकि अभी भी मेरी वही लगी हुई है तस्वीरें। बल्कि इनफैक्ट लाइक इफ समवन आस्क्स मी के फैशन कैसे ग्रूम किस तरह से हुई हूँ, तो ऑब्वियसली वही कि हम इंडस्ट्री में आए तो हमें नई नई चीज़ें पता चलती है मेकअप आर्टिस्टों से, और जिस तरह से हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि क्या आजकल चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सोचो कि ये चीज़ चल रही है ट्रेंडिंग तो आप पहन लो, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पे सूट करे, बिकॉज अभी जैसे हम करें सॉलिड कलर्स, इफ आई वेयर प्रिंटेड लाइक ड्रेसेस आई विल लुक फैट एंड आई लुक ब्रॉड। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ वन कलर। देखो यही तो पता होना आपकी ग्रूमिंग है कि आपको ये पता है कि मैं क्या कलर या मैं क्या प्रिंट या मैं क्या डिजाइन पहनूंगी, तो मैं उस तरह की नहीं लगूंगी जिस तरह की मैं प्लेन में या दूसरी और मटेरियल्स में लगूंगी। ये वाली ऐसे ही। हाँ, सो तुम्हारी क्या कहानी है भाई? मेरी ये कि मैं काफ़ी सिंपल थी पहले भी, अभी भी। मतलब मैं ये देखती हूँ कि या तो मैं कोई स्टेटमेंट दूँ और मैं डिफरेंट लगूँ, ऑड वन आउट लगूँ, या फिर मैं, और अगर सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, या जैसे अभी देखें ये फर्शी शलवार का जो ट्रेंड आया था, तो सबने इतनी पहन ली थी और वो देख देख के मेरा दिल उकता गया था। मैंने कहा अब मुझे नहीं पहननी, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने जो है वो ईद पे बिल्कुल डिफरेंट लुक किया। तो मैं इस तरह से अपने लुक्स के साथ प्ले करती हूँ कि जहाँ मैं थोड़ी सी, मेरे अंदर ये कीड़ा है कि मैं लेकिन ये तो तुम अब करती हो, मैं तो पहले की बात पूछ रही हूँ, जब तुम्हें लगा कि तुमने ग्रूम होना शुरू हुई हो, जिससे मैंने कहा अम्मी अपनी मर्जी, मेरी अम्मी का अभी तक मुझ पे इतना कंट्रोल है कि मैं अभी भी अपने बाल कटवाने उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती, उनसे पूछे बगैर नहीं जा सकती। एंड शी हैज़ रीजंस फॉर इट। वो कहती हैं कि अच्छा, उनकी भी आई थिंक यही होता है कि हम अपनी अम्मियों की किसी तरह से ना वो इम्बाइब किया हुआ होता है हमने, उन्हीं की क्या कहते हैं जो माइंडसेट है कि देखो तुम्हारे बाल सब बाल कटवा रहे हैं, तो तुम ये देखो कि तुम्हारे बाल किस तरह डिफरेंट लगे हैं, लंबे बाल प्यारे लगते हैं, आंखों को अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे देखो कितने अच्छे। और अब मैं वाकई में वो चीज़ें देखती हूँ कि अगर कोई लड़की है जिसने अपना हेयर डाई नहीं कराया हुआ, शी इज स्टैंडिंग आउट। तो अब मुझे भी फील होता है, पहले तो हम जिद कर रहे होते थे, मेरे भी हमेशा से मशरूम कट होता था, दैट्स ईजी, दैट्स मैनेजेबल। और उसका ये भी होता है कि वो स्कूल में यू नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइस और इन सब चीज़ों के मसले, तो हम यही होता था। और ड्रेसिंग भी मामा की पसंद की होती थी, वार्डरोब भी। या मुझे याद है हमारी जितनी भी वेडिंग्स होती थी, शादी के कपड़े हमने पहने हुए चमकीले, उसके अंदर एक हाई नेक है सर्दियों में, और उसमें हर पिक्चर में मैं रोती भी आ रही हूँ। जो भी मेरी पुरानी आप तस्वीर उठा के देख लें तो उसमें मेरे आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे मेरे आपने विश्वास मेरा ख़राब कर दिया, क्या कि मैंने सोचा हुआ था। अच्छा पता है, देखो लाइक चेंज होता है ना ज़माना। जब मैंने अपनी बेटी को हाई नेक्स सर्दी की शादियों में पहनाने पड़ते हैं वरना प्रॉब्लम होती है, तो मैंने क्या किया है, जो उसके कपड़े होते थे ना मैं उसका डाई कराती थी हाई नेक। हाँ, लेकिन वही कलर होता था, लेकिन नहीं पहनना ना, मतलब हाई नेक। लेकिन सर्दी है ना, क्या करें, जब सर्दियों की शादियां होती थी और बच्चों को ठंड लग जाए तो पूरी शादी आपकी बर्बाद। सो मैंने एग्जैक्ट सेम कलर के डाई कराए हैं, या फिर मैंने वेलवेट्स के, उसके शरारे अगर बनाने हैं तो वो मैंने वेलवेट के बना दिए ताकि उसको ठंडी ना लगे और वो हाई नेक नहीं पहन रहे। अब वही टर्टल नेक्स हैं जो हमें बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं कि बस सर्दियां आए ताकि हम लेयर्स और टर्टल नेक्स और ये सब पहने। सो मेकअप को लेकर तुम तो अभी भी बहुत मिनिमल मेकअप अभी बहुत मिनिमल करती हूँ। बीच में मुझे हुआ था, मैंने 2-3 पिक्चर्स निकाली हैं आपके लिए कि जहाँ पे मैं स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गई थी, तो वो एक फेज़ था, आई थिंक माई टीनेज, बिल्कुल मिड टीनेज वाला टाइम, वेयर आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ हैवी मेकअप, और हर वक्त मैं घर में कर रही होती थी टू प्रैक्टिस। तो फिर उसके बाद आई थिंक विद टाइम आपको रियलाइज होता है कि हर चीज़ जो ट्रेंडिंग है इट डजंट सूट यू। हाँ, तो आपकी आंखों का शेप कैसा है, आपका फेस कट, आपका बॉडी टाइप, ये सारी चीज़ें
ट्रेंड्स को फॉलो वो ही कर सकते हैं जिनका मॉडल फिगर हो या जो भी है ना, मतलब। और आपको फीडबैक मिलता रहता है साथ में, लोग आपको बताते रहते हैं ये तुम पे सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, आज बहुत ही अच्छी आज क्या करा है, आज फ्रेश लग रही हो, यू लुक टायर्ड टुडे, एंड यू लाइक क्यों टायर्ड, मैंने तो अपनी आई डन माय फुल एफर्ट और मैंने ये किया। कभी कभार आपका जो हेयर डाई है वो भी बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके फेस पर, exactly, है ना, कि कौन सा कलर है जिससे आप फ्रेश लग रहे हैं और कौन सा कलर है जो आपको डल कर रहा है, टायर्ड दिखा रहा है। सो ये हमारे लोगों को नहीं पता चलती, बस वो तो नया कलर करा के आ गए और फिर यही देख रहे होते हैं, मियाँ ने नोटिस ही नहीं किया। अच्छा चलो अब कार्ड से शुरू करते हैं। ये किसका कार्ड है? हुरिया। अच्छा, तो ये मैंने हाँ आई मेड अ कोलाज बिफोर वर्सेस आफ्टर। तो आप देखें कि ये हालांकि इतनी पुरानी पिक्चर्स नहीं है, ये कोई 1 साल पुरानी है, पहली वाली, जिसमें आई एम वेयरिंग ब्लू बटन डाउन शर्ट। एंड उस वक्त हमें लेयरिंग और एक्सेसराइजिंग का बिल्कुल मुझे इतना लगता है कि मुझे आइडिया नहीं था। अब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है फैशन का, स्टाइलिंग का, मैं पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखती हूँ। ओह माय गॉड, तो मेरी बेटी ने मुझे गाइडलाइंस दी। पहले जब हम घूमने फिरने बाहर जाते थे ना, तो जो भी आया पहन लिया है वो। तो मेरी बेटी ने कहा कि आप प्लान करके कैसे एक्सेसराइज करना है, कैसे लेयर करना है, बिल्कुल पिंटरेस्ट आगे। आई एम अ पिंटरेस्ट जंकी, तो उस पे मैं देखती हूँ कि किस तरह से लेयरिंग होती है। फिर शोबिज़ में हम आए तो हमें और पता चला, तो स्पेशली विद वेस्टर्न अब मैं लेयरिंग बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। तो पहले वही ट्रेंड है। हाँ, पहले वही बटन डाउन, जो मैंने सिर्फ एक बटन डाउन और वाइट पैंट्स पहन ली और उसके साथ कोई कंट्रास्टिंग या मैचिंग में पहन लिया। फिर मैंने सोचा कि अब इसका साथ क्या किया जाए। सो नाउ एवरी टाइम आई वेयर अ बटन डाउन, उसके अंदर मैं देखती हूँ कि अगर मुझे जो है उसी कलर के उसी शेड में कोई और, जैसे ब्लू है तो अब मैंने डार्क ब्लू प्रिंटेड एक टॉप उसके अंडर पहना, और अगर थोड़ा कलर कंट्रास्ट कर दिया उसके साथ। इंस्टेड ऑफ वेयरिंग स्ट्रेट पैंट्स जो कि बिल्कुल मतलब टाइट पैंट्स पहनने के बजाय आप थोड़ी लूज बेल बॉटम, हाँ जो आजकल फैशन में है, तो इस तरह की अजार पैंट्स आप पहन लें। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम बता रही हो तुम्हारी बॉडी इस तरह की है, बहुत सारी मेरी उम्र की भी खवातीन अगर वो ढीली वाली पैंट्स जो आजकल जीन्स चली है वो पहनती हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। मुझ पे नहीं सूट करती। मैं खरीद के रखती हूँ, पहनती हूँ और चेंज कर लेती हूँ कहीं भी जाने से पहले। मैं बहुत चौड़ी लगती, वाइड लेग ना, हाँ मुझे भी सूट नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं करती, हालांकि इतनी ट्रेंडिंग है। मेरी बेटी ने कहा आप ये क्या पहन रही है, ये बेल बॉटम्स और फलाना जो आप जीन्स पहन रही है ये नहीं चल रही फैशन में, आप ये वाली खरीदे। उसने मुझे जबरदस्ती खरीदवाई, मैंने पहनी, मेरे मियाँ ने कहा तुम पे सूट नहीं करी, तुम अजीब लग रही हो। यही होता और वाकई में अजीब लग रही हूँ। सो मेरी बॉडी टाइप नहीं, आप ट्राई करते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है दिस इज नॉट फॉर मी। तो ये मैं ओकेजनली कभी पहन लिया तो पहन लिया, बट इट्स नॉट समथिंग कि मैं इसको बनाऊं अपना। और फिर उसी में दूसरी पिक्चर भी है, वो दोबारा दिखाओ। हाँ, अब वो मैंने देखे हाई नेक पहना हुआ है, टर्टल नेक, एंड कितना डिफरेंस है वहाँ पे। आई हैव पेयर्ड इट जस्ट विद अ ब्लैक बेल बॉटम, और दूसरी पिक्चर में मैंने उसको डेनिम के साथ पेयर किया, एंड देन आई और फिर मैंने स्कार्फ लिया। मैंने अब ये भी चीजें हैं ना, बड़ी करके क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोग, तुमने कोलाज बनाना चाहिए तो देने चाहिए। कोई बात नहीं, वो मैंने जो है डेनिम के साथ पेयर किया, जैकेट उसके ऊपर ली क्योंकि विंटर्स इज ऑल अबाउट लेयरिंग। दोनों पिक्चर्स हैं कि एक सिंपल चीज को आप कितने अच्छे से स्टाइलाइज कर सकते हैं, ये आपने अपनी तस्वीरों में दिखा भी दिया। और एक्सेसराइज भी कर सकते हैं आप, स्कार्फ्स यूज करें, स्टोल्स यूज करें, टिलीज यूज करें, छोटी टिलीज जो हैं वो सिल्क की टाइज टाइप की होती हैं, उसको आप कभी एज ए टाई यूज करें, छोटा करके वो उसको कभी आप हाथ पे बांधें, कभी आप नेक पे बांधें, बालों के साथ एक्सेसराइज कर लें उसको, पर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये मैंने अब सीखी हैं पिछले 1-2 साल में, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। हमें तो हमारी औलादों ने सिखा दी भाई। वो ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा ग्रूम होता है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उसको तो तुम जैसे यंगस्टर्स ही समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें ये लोग सिखा रहे हैं हमें। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद फिर आए तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम चलते हैं इनाया की तरफ। क्या है स्क्रीन पर, क्या चीज़ में स्टाइलिंग दिखाएंगी भाई इनाया? बैगी शर्ट, बैगी एंड जो ऐसे ये बहुत पुरानी पिक्चर है, इट्स लाइक
7-8 years old. हाँ. तो फिर वही बात जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लूज और बैगी इस वक्त फैशन था. वो झबला टाइप की वो जो शर्ट्स नहीं होती थी उस तरह की बटरफ्लाई, वो बहुत उस जमाने में मेरा बेटा होने वाला था और किसी को मॉर्निंग शो पे पता नहीं चला था कि आई वाज प्रेग्नेंट. मैंने पूरे 9 महीने शो किया वही झबले पहन ढीले ढीले लंबे लंबे वो जो फैशन में थे. हाँ. कितना मजे का फैशन था. लंबी लंबी कमीजें ढीली ढीली यहाँ से. मैं वही कह रही हूँ यहाँ से झबला स्टाइल होती थी और फिर ये जैसे ये जो तो बटरफ्लाई स्टाइल है. तो मैं आई मीन मुझे भी मतलब आई वाज स्लिम दैट टाइम, लेकिन इस ड्रेस में देखिए आप देख सकते हैं आई लुक लाइक आई एम ब्रॉड और आई एम हेल्दी. तो ये भी मुझे वक्त के साथ साथ क्योंकि ये छोटी शर्ट है, लेकिन छोटी भी हाँ अगर लंबी होती है ना शर्ट तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ओबीस हैं और जिनके बल्जेस हैं वो इस कट से नीचे तक अगर वो होता है ना पूरा फुल जो होता है हाँ. उसमें छुप जाते हैं क्योंकि उसमें कर्व्स नहीं आते आपकी बॉडी के. ऐसे ही तो मैं तो कहती हूँ जितने भी ओबीस लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी छोटी बहन है, वो क्या करती थी पूरी फिटिंग के शर्ट सिलवाती थी, कपड़े सिलवाती थी. तो मैंने उसे एक दिन बोला कि तुम ऐसा करो, तुम जरा लंबा और थोड़ा खुला बनवा के देखो तो तुम ज्यादा अच्छी लगोगी. तो वो ज्यादा अच्छी लगे. स्लिम लोगों के लिए काफी अगर आप थोड़ा सा लगना चाहें जैसे हेल्दी, तो आई थिंक इस तरह की थोड़े से लूज कपड़े इनको हेल्दियर शो करते हैं. स्लिम भी और जो थोड़े ओबीस हैं थोड़ा शेप में फील करते हैं वो भी वो उनके कवर हो जाती है. एग्जैक्टली ऐसे जो उनको और ज़्यादा दिखा रही होती है तो उनको कवर हो जाती है. हमारे यहाँ ख़वातीन आज तक ये नहीं समझती कि अगर वो थोड़ी उनके बच्चों के बाद बॉडी जो है वैसी ही नहीं रही है और इधर से बल्जेस निकल आए हैं तो वो लॉन के कपड़े अपनी वही फिटिंग के सिलवाएंगी. और लॉन तो आपकी एक एक चीज़ को चिपक जाता है जिसम से. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने एक दफ़ा कहीं बोल भी दिया था तो मुझे किसी ने लिख के कह दिया कि आप कैसे ये बोल सकती. तो मैं तो सही बता रही हूँ भाई कि मत बल्जेस अपने दिखाओ. ऐसे कपड़े पहनो कि स्मार्ट लगो तुम. एग्जैक्टली. लॉन भी और मलाई लॉन और ज्यादा करती है. मैंने नोटिस किया इसमें सारे और बल्जेस. मलाई लॉन पहनो लेकिन यार ढीले सिलवाओ ना. एग्जैक्टली. क्यों अपने ऊपर रख के सिलवाए हुए लोगों ने अपने ऊपर रख के सिलवाए होते हैं और फिर सब चीजें प्रॉब्लम. अब तो जेनजीज में ट्रेंड है ओवरसाइज्ड कपड़ों का. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. इतने कंफर्टेबल होते हैं ओवरसाइज्ड कपड़े. तो मतलब उसमें ये है कि अगर किसी को जैसे अपना बॉडी शेप छुपाना है तो वो उसके लिए भी अच्छे हैं और कंफर्ट भी. देखो ना वो फैशन आया था टाइट्स का. टाइट्स नहीं जो लंबी शर्ट्स के नीचे वो गायब हो गई हैं. उफ अल्लाह, थैंक गॉड. लंबी चाक और आप टाइट्स पहन लें. बहुत बुरा लगता था कुछ लोगों पर. कुछ लोग जो दुबले पतले थे उन पे बहुत सूट करता था. लेकिन जो जिन लोगों की फैट ज़्यादा था ऐसे ये ऐसी चीज़ थी कि दोनों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो आप ऐसे लूज कपड़े पहनोगे तो आप थोड़े से हेल्दियर लगते हो. और जो हेल्दी ऑलरेडी हैं वो भी पहनते थे उस ज़माने में तो वो ऑफ लगता था. बिल्कुल. तो ये चीज़ वक्त के साथ साथ पता चला बदल गई. ड्रेस कलर अच्छा तुम्हारा. ये मैंने एक ड्रेस पहन लिया था और फिर उसके बाद मैंने रिग्रेट किया था कि बहुत ज़्यादा गोला गंडा. उस वक्त मेरा ना ड्रेसिंग सेंस जो ईस्टर्न कपड़ों का इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मैं घर पे यूजुअली बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ों में रहती हूँ, पजामास में रहती हूँ पूरा दिन. सारी बच्चियों का यही हाल है. और इवन अगर बाहर जैसे मार्केट तक भी जाना हो तो जल्दी से उसके ऊपर केप पहनी या स्कार्फ लिया और चली गई. तो मेरी अम्मी भी कहती हैं कि बाहर निकलते हुए तो चेंज कर लिया करो. तो आई मोस्टली स्टे इन कैजुअल्स या फिर जो आजकल के जैसे वेस्टर्न कपड़े होते हैं ओवरसाइज शर्ट पहन ली, खुली सी जीन्स पहन ली. तो व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न कपड़े मुझे ना इतना अच्छा सेंस नहीं है मेरा ड्रेसिंग सेंस. तो मैं अक्सर कपड़े पहनने से पहले अपनी अम्मी से या अपनी छोटी बहन जो है उसका ड्रेसिंग सेंस मुझसे बेहतर है तो वो मुझे मशवरा देते हैं. जैसे अभी शो पे आने से पहले वो मुझे बता देते हैं अच्छा तुम ये पहन लो ये पहन लो. तो ये मैंने उनसे मशवरा किए बगैर पहन लिया था और इस पर मेरा काफ़ी मजाक भी बना था कि यार थोड़ा सा तो अपनी चॉइस अच्छी करो. तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं. और ये बेसिकली ना मैंने एक ड्रामा शूट में पहना था और उसके बाद जब मैं सेट पे थी मेरे को एक्टर्स ने भी मुझे कहा था कि इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. और तुम उसके बाद जब ये सीन आया था ड्रामे में तो जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं जो रिव्यूज़ देते हैं उन्होंने भी बहुत ट्रोलिंग की थी इस ड्रेस के ऊपर. तो कभी-कभार ट्रोलिंग भी फायदा पहुंचा देती है मुझे ऐसा लगता है ना. आपको फिर पता चल जाता है जब आपको कोई बोलेगा नहीं बताएगा नहीं आपको कैसे पता चलेगा. आप तो उसी खोल में रहेंगे ना कि ओह मैं तो अच्छी लग रही हूँ. जब आपको फिर आपके करीबी लोग, लेकिन कभी ये बुली भी लगता है ना फिर कभी कभार थोड़ा सा
लगता है, बट मैंने फिर सोचा इसके बारे में कि मुझे इतने सारे लोगों ने एक ही चीज़ कही है, एंड देन आई शोड दिस पिक्चर। पॉजिटिव लिया इस चीज़ को। मैंने कहा कि वो कह तो सही रहे हैं, उन्होंने कहा तो गलत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मुझे खुद थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर मुझे खुद इतना पता नहीं चल रहा तो मैं घर वालों से डिस्कस कर सकती हूँ, अपने किसी अच्छे को एक्टर से एडवाइस ले सकती हूँ। कुछ जैसे हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको खुद को ना मतलब पैदाइशी तौर पे इन बॉर्न उनके अंदर ही टैलेंट होता है, उनको बड़ा सेंस होता है एस्थेटिक्स का। जैसे मैं आयशा से बड़ा मशवरा लेती हूँ, आयशा उमर से। कुछ भी चीज़ होती है जब भी वो शो पे आती है मैं कहती हूँ उसके साथ मैच कर लूँ। उसको बहुत सेंस है कपड़े कैरी करने की। और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा पता है कि हर बोलने वाला सामने वाला ऐसा नहीं कि आपके कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं लोग कि यार इतना अच्छा खामखा में छेड़ देना किससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं सही लग भी रही हूँ। आई थिंक कि जब आपको बहुत सारे एक से ज़्यादा लोग कुछ कोई एक चीज़ को कहें ना कि दिस थिंग डज नॉट लुक गुड ऑन यू, तो आई थिंक देन यू शुड थिंक अबाउट इट। एक आध दफ़ा में यू कैन डिसाइड कि अगर आप सेटिस्फाई हो कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको अवेयरनेस आती है ना, आपको ये भी समझ आ जाता है कि किसकी बात आपको सुननी है और किसकी नहीं सुननी। बहुत सारे लोग ऐसे ही खुद तो होते नहीं है, हाँ ठीक है, खुद तो अच्छा पहनते ओढ़ते नहीं और मशवरे देने आ जाते हैं। गुड ऑन यू, हाँ लाइक वो लोग कह देंगे जानबूझ के। ओवर द टाइम पता चल जाता है कि किसकी एडवाइस सही है, किसकी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं दो कान इस्तेमाल करें। सही बात है। अच्छा बोलने दो उनको जो बोल रहे हैं, आपने किसकी बात पिक करनी है ये आपको पता होना चाहिए और ये वक्त के साथ साथ आप आहिस्ता। तो इस ड्रेस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन सबको एक्टर्स ने भी कहा था, बट अब उस वक्त सीन करना था तो वो बस कर लिया। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पेजेस ने भी एक बैड रिव्यू दिया तो फिर मैंने कहा नहीं यार सब लोग गलत नहीं कह सकते, तो नेक्स्ट टाइम मैंने खुद ख्याल करना है इस चीज़ का। सही है, ठीक है, इसी तरह बंदा सीखता है भाई। Exactly. मैं आपको तुम लोगों को अपनी बात अगर बताऊं, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो मैं ओवर कॉन्टोर करती थी अपने फेस को, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर, और बहुत कुछ पहन लेती थी, जोड़ा भी पहन लिया, ज्वेलरी भी पहन ली, फूल भी लगा लिए। सो एक दो डिज़ाइनर्स ने, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम भी ले लेती हूँ यार, इसमें क्या, उमर सईद मेरे फेवरेट डिज़ाइनर, और मतलब ख़त्म है उनके ऊपर डिज़ाइनिंग, बहुत प्यारे कपड़े उनके होते हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ईद पर अपने कपड़े, मतलब मैंने उनके पहने, कहने लगे तुम मेरे कपड़ों के साथ कोई ईद का शो था, जस्ट इमेजिन। अच्छा। और उसमें तो मुझे बहुत कुछ पहनना ओढ़ना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कपड़ों के साथ तुम कुछ नहीं ज्वेलरी वूलरी पहनो, बगैर ज्वेलरी के, और डेड स्ट्रेट बाल रखो। तो मैंने कहा अरे भाई उनके कपड़े पहनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यकीन मानो वो ईद का शो था, मैंने डेड स्ट्रेट में बलाज पैदा हुआ था उस वक्त, उसके बाद मैंने ईद का शो रिकॉर्ड कराया था। तो एक आपका वजन भी बढ़ा हुआ होता है, कॉन्शियस भी हो, जाहिर है आपने अभी डिलीवर किया है बच्चे को तो आपको टाइम लगता है। यकीन मानो मैं उन शोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लगी सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी कि तुमने डेड स्ट्रेट बाल रखने हैं, कर्ल्स की वजह से आप थोड़े से बड़े बड़े भी लगते हैं, और उससे एक इनोसेंस आ रही थी, नो ज्वेलरी नथिंग। तो मैं तो अपने आप को इतनी अच्छी लगी। सो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लर्न करता है बंदा। अब जैसे जब तक आपको कोई टोकेगा नहीं, समझाएगा नहीं। अब जैसे यही ना, जैसे हम लोग शादी वादी पे जाते हैं, लोग चोकर भी पहन लेते हैं, गले में वो बड़े बड़े झुमके भी, वो मुझे लगता है जितना कम एक्सेसरीज, बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस है तो कम, ताकि फोकस ज्वेलरी पे जाता है डायरेक्ट। तो आई थिंक मुझे ये भी चीज़ बहुत और जैसे अब हमें ये समझ आया कि जैसे अगर इसने ये प्लेन कपड़े पहने, तो इस पे इसी प्लेन कपड़ों को मैं शादी में भी पहन के जा सकती हूँ। मैं अपने मेकअप के थ्रू, अपनी ज्वेलरी के थ्रू, हेयर स्टाइल के थ्रू, कोई ऐसा कोई फूल लगा लूंगी, कोई भी ऐसी चीज कर लूंगी, इन्हीं प्लेन कपड़ों के साथ शादी भी अटेंड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है। हाँ ऐसे। नेक्स्ट जी, साड़ी स्टाइलिंग। हाँ भाई, ये फेयरवेल की है मेरी पिक्चर, सो इट्स क्वाइट ओल्ड। और उससे मुझे, उसके बाद मैंने एक और दफ़ा साड़ी पहनी थी और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि, और जब मैंने नेक्स्ट टाइम पहनी थी उसकी पिक्चर मुझे मिली नहीं, वरना मैं वो लगाती। तो वो 3/4 स्लीव्स के ब्लाउज था, और ये जो है ये हाफ स्लीव। अच्छी मेरी नानी की ऑलरेडी साड़ी थी, फर्स्ट टाइम पहनना था, बहुत मैं सेल्फ कॉन्शियस हो रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक छोटी हाइट है, पिटीट, पता नहीं मुझ पे साड़ी तो नहीं अच्छी लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं सोची थी। मैंने कहा मैं वही उसी को जो है ना रीस्टाइल करती हूँ, नानी की साड़ी को ब्लाउज़ एक अपने लिए स्टिच करवा लेती हूँ। तो जब मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही से उसको स्टाइल भी नहीं किया, प्लस आई फील लाइक साड़ी जो है वो उस पर मुझे पर्सनली मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से
इट्स आइदर आप या तो आप फुल स्लीव्स पहने या आप 3/4 पहने। अच्छा, मुझे एक डिजाइनर ने कहा था कि साड़ी या तो फुल स्लीव्स पहने या स्लीवलेस पहने। एग्जैक्टली, मैं ये कहने वाली थी। अच्छा, अब स्लीवलेस की तो लिमिटेशन थी मेरी, स्लीवलेस तो नहीं पहनी जा सकती थी, हालांकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स पहन रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट अलाउड टू वेयर स्लीवलेस एज येट। तो मैं जो है हम हाफ स्लीव्स पहन लेते हैं थोड़ा सा वो, ताकि मैं हमेशा साड़ी फुल स्लीव्स में पहनती हूँ। मुझे आई डोंट नो इतनी स्लीव साड़ी की मुझे नहीं समझ आती, लेकिन यहाँ तक की भी अच्छी लगती है। हाँ, तो लेकिन थोड़ी बहुत औरत नुमा लुक लगता है। हाँ, थोड़ा ब्रॉड लगता है, ब्रॉड लगता है। अगर आप यहाँ तक पहनते ना बहुत औरत नुमा, और ब्रॉड भी लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आप फुल पहनते ना, उफ क्या ग्रेस, बहुत ग्रेस। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके बाद मैंने पहनी नहीं, क्योंकि इसी की वजह से मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी कि मैं फुल स्लीव्स पहनूँ, हाफ पहनूँ, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो और फिर मैंने स्टाइलिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी। साड़ी को कैरी करने के लिए एक आपको बोल्ड वो चाहिए होता है, बहुत बोल्ड, क्योंकि अब अक्सर हमें साड़ी को ऐसे पहनना पड़ता है जैसे थान पहना हुआ है, क्योंकि अब पेट नहीं दिखा सकते और वो साड़ी कुछ इस तरह का लिबास है। हालांकि साड़ी तो अवॉइड नहीं करती। साड़ी पहनने की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बहुत। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस आप साड़ी पहनो ना, आप कॉन्शियस रहोगे ना, ये नहीं नजर आ जाएगा कि पेट ना दिख जाए, तो यू कैन वेयर साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हो ना जाए, कोई मिसहैप ना। हालांकि वैसे अब तो काफी वो स्टिच्ड जब से आई हैं, तो उसके बाद से स्टिच्ड के बाद से लाइफ हमारी इजी हो गई है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं साड़ी की तरफ। साड़ी की स्टाइलिंग की कोई टिप्स देना चाहेगा? जैसे हमने स्लीवलेस और फुल स्लीव्स पे बात की। अच्छा, साड़ी की स्टाइलिंग पे एक टिप है कि बहुत सारे लोग समझते हैं साड़ी पहन रहे हो तो बाल बांध लो जूड़ा। सैलून वालों के पास भी आप तैयार होने जाओ, अक्सर सैलून वाले बेचारी आंटियां जो भी जाती है साड़ी के साथ, वो बन बना देंगी। एग्जैक्टली, पहले ही आपको साड़ी एक थोड़ा बड़ी उम्र का दिखा रही है। साड़ी अब लड़कियां भी पहन रही, पहले तो ये होता है कि शादी के बाद ही लड़की साड़ी पहने, बुरा समझा जाता था। मुझे लगता है डेड स्ट्रेट बाल साड़ी पे बहुत अच्छे लगते हैं, या ब्लो ड्राइज बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, बजाय जूड़ा उड़ा बांधने के। मैच्योर लुक आता है, मैच्योर लुक आता है। बहुत कम साड़ियाँ ऐसी हैं जिसपे आप मांग वाले और जेल बैक बाल बना के चले जाएं, पीछे एक कोई जूड़ा नीचे वाला, लेकिन अक्सर जो है आई थिंक वो अब जैसे बनारसी साड़ी मेरे जहन में आ रही है कि उस पे आई थिंक जूड़ा बहुत अच्छा लगेगा। या जैसे क्लासिकल इंडियन हम देखते हैं ना साड़ियाँ जो बनारसी आपको वैसे ही बहुत बड़ा उम्र का दिखाती है ऐसे, लेकिन उसमें फिर आप उसको अगर आप वैसे ही अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्लासिकल ड्रामे में, अगर तुम लोगों को यंग टू ओल्ड रोल करना, वैसे मुझे तो याद भी नहीं बनारसी यूज, मतलब मैंने पहना कब था लास्ट टाइम। एक टाइम था जो चूड़दार पिजामे चलते थे बनारसी के, एग्जैक्टली, वो बड़ा ट्रेंडिंग था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लुक, और बालों में गजरे, थोड़ा सा दुबली पतली है ना, आप तो अफोर्ड कर लेंगी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप लोगों के पास कोई साड़ी की स्टाइलिंग टिप है कि नहीं? नहीं, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी, अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे। यही लगता है कि मैं पता नहीं कैरी कर पाऊंगी या नहीं। शौक है, पर बचपन में तो अम्मी कहती थी नहीं, बड़ों के लिए होती है, ये आपकी एज के बच्चों के लिए नहीं होती। बट अब जो है, अब मैं खुद थोड़ा कॉन्शियस हो गई हूँ कि पता चले साड़ी पहनूं, उसको कैरी ना कर पाऊँ, ठीक करती रहूँ उसको सारा टाइम। मैंने तो साड़ी अपनी सिस्टर की मेहंदी पे डांस करते हुए पहनी है, मैं तो खैर प्रो हूँ साड़ी पहनने में। हाँ यार, लेकिन सलवार कमीज जो कपड़े बना डाले ना, मोस्ट कंफर्टेबल कपड़े, मतलब ड्रेस, जितने भी दुनिया के कपड़े हैं ना, मैं कहती हूँ सलवार कमीज से बेहतर कंफर्टेबल और खूबसूरत कपड़े और है नहीं कोई। सीरियसली, सारी दुनिया के हमने पहन लिए, लेकिन कभी कभार हम जो फ्लाइट्स पे भी जा रहे होते हैं, मुझे रुबीना अशरफ उस दिन बता रही थी, कहने लगी लोग बहुत पजामा और ये शर्ट्स और ये सब पहन रहे होते हैं, कहने लगी मैंने ये करना शुरू किया कि मैं जहाज़ में शलवार कमीज़ पहनती हूँ और लिटरली इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ। आराम से सीट्स भी ऐसी होती है, आराम से बैठ जाओ। वो पैंट्स में ना बंदा फंस जाता है। और शलवार कमीज़ आपकी कोई ऐसी हो जिसमें ये कैसे उतर गया, हाँ बड़े मजे से पिन लगा के बैठी हुई थी। ओके जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर स्टाइलिंग टिप्स इन छोटी सी बच्चियों के साथ हम आपको भी देंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इन लोगों से भाई टिप्स ले रहे हैं, स्टाइलिंग टिप्स, और ये टिप्स आप तक पहुंच रही हैं थोड़ी बहुत, बीच में मैं भी थोड़ी बहुत बताई जा रही हूँ जो कुछ मैंने सीखी है। मैंने भी जेनजीज से ही ज़्यादा सीखी है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी हैं और लेकिन जेनजीज से ही सीखी है बहुत सारी चीज़ें।
सो नेक्स्ट टिप पे चलते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्या है? हैवी मेकअप। इसके तुम लास्ट तुम्हारा था? आई थिंक मेरा इनका था तुम्हारा था तो पिंक वाला जोड़ा जिसके ऊपर हमने कितनी डिस्कशन की। एग्जैक्टली। तो अब इसकी आनी चाहिए थी ना बारी, या तुम्हारी साड़ी वाली थी? मेरी हो गई, मेरा लास्ट था। तुम्हारा हैवी मेकअप। यस। ओके, ये जो पिक्चर मेरी चल रही है, यू नो हाउ ओल्ड वाज आई? 16 years old. No way. I'm totally not lying. This was when I was 16 years old. मेरे लाइफ का सबसे पहला शूट था किसी ब्रांड के लिए, एंड उन्होंने मेरा मेकअप करने को क्या किया? I look like a 35-year-old. Look at the matureness. देख रहे हैं आप लोग? प्यारी लग रही हो नो डाउट, मगर 16 की नहीं लग रही। No, I was 16. Maybe you're aging backwards. नहीं, कसम से, क्योंकि वो असल में आप देखें ना जिस तरह से उन्होंने मेकअप किया हुआ हैवी, वो काजल, वो अरबियन कौन सा होता है वो लुक, हाँ वही टाइप का वही लुक दिया था कुछ इसमें ना, मतलब सर पे रैप अप करके। तो इन शॉर्ट लाइक आई एम शॉक, मुझे अभी भी देख के शॉकनेस फील होती है कि यार ये लाइक आई वाज सो यंग एंड आई लुक सो ओल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द मेकअप। सो मेकअप रियली काउंट्स कि हमने टाइम टू टाइम, मतलब अब नो मेकअप का लुक का फैशन आ गया, राइट? तभी तो ये बच्चों को बात समझ आ गई है। यस, हम लोग इतना मेकअप कर लेते थे टीनेज में, ब्राउन लिपस्टिक, ब्राउन ब्लशर, मुझे लगता था कि मेरे पर ब्राउन ही कलर सूट करता है, और उसकी वजह से आप ज्यादा एज के लगने लगते थे। बाद में समझाया मेकअप आर्टिस्ट ने, पिंक की तरफ जाओ, लाइट पिंक, नो मेकअप लोग। तो अभी तो बच्चियों को सब पता है। तुम लोगों ने कितना माशाल्लाह मिनिमल मेकअप किया हुआ है अभी। अच्छा नहीं, लेकिन मेरे साथ भी यही वाली चीज़ थी पहले। मैं भी टीनेज में डार्क मेकअप, डार्क लिप कलर, ब्राउन के शेड्स, पर्पल, ये वाले शेड्स मुझे बहुत पसंद थे। बेरी कलर्स के वो जो आजकल आई थिंक आपको यू जस्ट वांट टू लुक ओल्डर, कि बस हम जल्दी से उस वक्त दिल चाहता है, बड़े-बड़े दिल चाहता है। और फिर अभी मैं कहीं रिसेंटली पढ़ रही थी कि यू नो व्हेन यू कंप्लीटली you're a mature girl and you've grown up as an adult when you know that you like the color pink again. तो जब आपको पिंक दोबारा अच्छा लगने लगे ना, और आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं, पिंक इज़ नॉट अ बार्बी कलर, इट्स नॉट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब उसमें मैं बेबीइश या चाइल्डिश नहीं लगूंगी, उसमें मैं अच्छी लगूंगी। तो तब आप पूरी तरह से मैच्योर हो गई हैं एज अ गर्ल और एज अ वुमन। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब मैं भी समझती थी कि मैं जितना ज़्यादा मेकअप करूँगी उतनी प्यारी लगूंगी, बट ओवर द टाइम मुझे यही पता चला कि आप बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप कर लें, इट मेक्स यू लुक ओल्डर देन योर एज। तो आपने सिर्फ अपने फीचर्स इन्हांस करने होते हैं, अच्छा दिखना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप ही आपको प्यारा दिखाएगा। देखो, आप बच्चियों को ये पता चल गया है कि स्किन केयर पे ज्यादा काम करना है। तो छोटी छोटी बच्चियां जाके स्किन केयर की चीजें खरीद रही है। हम तो मुंह धोए बगैर सो जाते थे कि मेकअप कौन उतारे, सुबह उतारे। ऐसे ही है। और तो आप बच्चियों को इतना पता है, 7 स्टेप्स स्किन के करके सोएंगी रात को। स्किन केयर रूटीन। और मैं तो बचपन में सनस्क्रीन भी नहीं लगा के जाती थी स्कूल, बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं थी। अब बच्चे सनस्क्रीन लगाते हैं और जरूरी भी है लगाते हैं। मैं तो अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, लड़का है वो, लड़के तो होते हैं ना, शेरों ने भी कभी मुंह धोया है। मैं कहती हूँ क्योंकि उसके वाइट स्पॉट्स पड़ने लगे थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि ये वाइट स्पॉट्स, हमें लगता था कैल्शियम की कमी है इसलिए पड़ रहे हैं। जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने कहा कि भाई ये कैल्शियम की कमी नहीं है, ये सूरज की वजह से ये सन स्पॉट्स कहलाते हैं। अच्छा। तो आपको सनब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो मैं बच्चों वाला सनब्लॉक उसको लगा के बेचती हूँ, इसीलिए तो अम्माओं को भी थोड़ी अवेयरनेस देनी पड़ेगी ना बच्चों को। क्या तो फिर ये क्या है, बैड आई मेकअप? हाँ, अभी ये पिक्चर थोड़ी दूर से मुझे दिख रही है, बट अगर आप करीब से देखें तो इसमें भी मेरा मेकअप थोड़ा सा ज्यादा है। काजल वगैरह नजर आ रहा है। और इसमें जो आई लाइनर है ना, वो 3 डिफरेंट कलर्स का लगा हुआ है। इसमें पिंक भी है, ग्रीन भी है और एक और पर्पल भी है। तो ये अगर इसको क्लोजअप देखें ना, तो वो बहुत ही रंग बिरंगा सा आई लाइनर लगा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें शौक पे लगाया? हाँ, ये बेसिकली एक शूट था, बट स्टार्ट में ऐसा होता था कि जो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर देते थे, आई यूज टू ट्रस्ट देम, और अच्छा भी करते हैं। बट टाइम के साथ आपको पता चलता है कि उनको आपने थोड़ा सा बताना है कि मुझ पे क्या सूट करता है क्या नहीं। मुझे खुद ही पता चलना शुरू हो गया, डिफरेंट शूट्स किए, हर शूट पे एक नया लुक होता था, तो फिर मुझे पता चलना शुरू हो गया कि मुझ पे क्या सूट कौन सा बेस्ट लग रहा है, कौन सा बेहतर लग रहा है। तो फिर मुझे ये भी पता चला कि मुझ पे बहुत ज़्यादा आई लाइनर सूट नहीं करता। स्टार्ट में तो बड़ा शौक था कि बड़े बड़े आई लाइनर
हाँ, ये देखो कितनी तुमने अच्छी बात की है, बहुत सारी आंखों पे लाइनर सूट नहीं करते। हाँ, कुछ लोग की आंखें तो ऐसी होती है जिन पे लाइनर, काजल सब कुछ बहुत सूट करता है, बट मैं जैसे इसकी आंखें। हाँ, इसकी आंखें आपकी आंखों पे भी सूट मेरी आंखों पे काजल जो है वो ओकेजनली सूट करता है। मैं हर वक्त काजल लगाऊं, लोगों को लगता है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं, नहीं, काजल लगाने से आंखें छोटी होती हैं। जब आप उसको एक तरीके से लगाएं तो वो बड़ी लग सकती है। तो आपको आंखों पे डिपेंड करता है। मेरी जब बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब मैं पहले काजल लगाती थी तो मेरे आंखों का डेला छोटा था, तो आंखें बड़ी थी, डेला छोटा था, तो ना वो अजीब सी लगती थी मैं कुछ कि डेला कहाँ है, बस वाइट कलर ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने अपना काजल लगाना छोड़ दिया और मैं लाइट कलर आंखों के नीचे देती। तो मुझे तो ये समझ आया बड़ी बुढ़ापे में जाके, शुक्र है तो मैं जवानी में समझ आ गया। तो इस पहले तो होता था लाइनर भी लगा लो, काजल भी लगा लो, आई शेडो भी लगा लो, जितना लगाओगे उतना प्यारी लगूंगी। हाँ। तो वो मैं बिल्कुल बटरफ्लाई बन जाती थी, बट कलरफुल वाला। टाइम के साथ ना थोड़ा सा सेंस आ गया। अभी तुमने जैसे क्या लगाया है आंखों में तुमने? अभी मैंने लाइट सा पीच पिंक शेड लगाया है, जो कि मुझ पे बहुत सूट करता है। और तुमने फिर थोड़ा सा डेप्थ दी है ब्राउन से। हाँ, यहाँ से एजेस पे मैंने ब्राउन, मुझ पे ब्लैक बिल्कुल नहीं सूट करता, तो मैंने ब्राउन लगवाया। सॉफ्ट लुक लग रही है। हाँ, सॉफ्ट, और उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड किया है, तो मुझ पे थोड़ा सॉफ्ट लुक ज्यादा। और आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल दी हुई है तुमने। नेचुरल दी हुई है, तो वो मुझ मतलब यही मैंने रियलाइज किया कि मुझ पे इतना अच्छा लाइनर भी नहीं लगाया हुआ। हाँ, लाइनर इसीलिए नहीं लगाया, और नीचे शेड दिया हुआ है आंखों के। हाँ, वो ही जो पीच पिंक मैंने ऊपर लगाया है शेड, वो ही नीचे। मुझे खुद से वैसे मेकअप इतना अच्छा करना नहीं आता, बट अब मुझे ये पता चल गया है कि मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को कैसे गाइड करना है। तो तुमने अभी उनको गाइड किया जो तुम्हारा मेकअप कर रही थी? हाँ, वो उनको मैंने बता दिया कि आपने सॉफ्ट लुक रखना है और ये शेड आप मेरी आईज पे यूज़ कर लें, और बस यहाँ मुझे कंटूरिंग की ज़रूरत है, इतनी। तो अब ये कि एटलीस्ट मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ कि आप उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। स्टार्ट में तो बस वो जो भी कर देते थे ना, तो मैं करवा लेती थी, और फिर बाद में मैं रियलाइज़ करती थी कि ये मैंने क्या बताया भी नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो खुद से बताना पड़ता है। हाँ जी, अब तुम्हारा भी आई मेकअप है, सब अपने मेकअप्स पे बात कर रहे हैं हमें। ये तुम्हारी तस्वीर है? ये वही है जो मैं आपको, ये कौन लड़की है? हाउ एम्बैरेसिंग, यही होता था घर में। हर वक्त ये हो रहा होता था कि मैं अपना ट्यूटोरियल्स, उस वक्त सिर्फ यूट्यूब, उस वक्त इंस्टाग्राम ये सब बहुत इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन हम यूट्यूब पे देखते थे, तो उस पर मैं देख के, और मुझे स्मोकी का बहुत शौक़ था कि बस मैं अपनी स्मोकी आइज़ बनाऊं और मैं सीख लूं। और उस वक्त अच्छा भी लगता था मेरी फ्रेंड्स को, मतलब उस हिसाब, उस ज़माने के हिसाब से वो कहती थी कि ये हमें तो ये आता नहीं, तुम कैसे करती हो, परफेक्टली ब्लेंड हुआ हुआ। लेकिन अब मैं वो पिक्चर्स निकाल के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही, मतलब ये अब तो मैं कभी भी ना करूँ। अब मैं कहीं फैंसी भी किसी शादी में, किसी ओकेजन में जाती हूँ, तो मैं I'd rather यूज़ टेक अ डार्कर लिप कलर, और आईज़ में अपनी खुली छोड़ती हूँ। तो वो मुझे अब पता चला है कि आपके आई शेप को किस तरह आपने डील करना है, कि अगर आपकी आईज़, क्योंकि मेरी थोड़ी आईज़ ऐसी हैं कि वो हुडेड है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेकअप कर लूँगी या बहुत मोटा लाइनर लगा लूँगी तो वो फ़ौरन बंद हो जाएंगी, वो फ़ौरन स्लीक हो जाएंगी। तो मुझे अगर उनको बड़ा दिखाना है या उनको खुला दिखाना है और फ्रेश लुक रखना है, तो मैं इसी तरह का, जैसे इन्होंने कहा कि लाइट बिल्कुल पीची सा, पिंकिश सा शेड, अंडर आई भी, ऊपर भी, और उस पर पतला सा लाइनर। लाइक अब मुझे अपने लाइनर का भी पता चल गया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी लाइनर आपको सिर्फ आउटर एज पे लगाना होता है, देना पड़ता है, अंदर नहीं देना होता। अच्छा, अंदर भी वो अलग अलग लुक्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपको बीच में थोड़ा सा छोड़ना होता है, और आपको आउटर और इनर एज देना होता है, ताकि आपकी थोड़ी सी वो कैट आइज भी बन जाए, खुली आंख लगे। खुली और कैट आइज भी, अगर आपको स्लीक कैट आइज बनानी है तो फिर आप अंदर थोड़ा सा, यहाँ पे भी एक, वो हम कहते हैं ना, अम्मी कहती हैं चोंचें बनाई हुई हैं तुमने, तो एक चोंच अंदर और एक चोंच फॉक्सी से कहते हैं, एग्जैक्टली। तो वो ये तुम्हें आप समझ आई है? तो अब सब कुछ समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र। और मैं भी इसी तरह गाइड करती हूँ अपने। मैं भी खुद अभी भी घबराती हूँ, मैं अभी भी घबरा रही थी करते हुए कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मुझे भी गाइड करना आ गया है मेकअप आर्टिस्ट को, और शूट से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, अगर जैसे कभी तुम्हें लैशेस लगानी पड़े किसी कैरेक्टर के लिए,
तो तुम लैशेस किस तरह की लगाती हो? मैं कभी नहीं लगाती, नहीं मैंने कभी नहीं लगाई, और मुझे जब कहते हैं ना तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगानी, बिकॉज मैं बहुत इरिटेट होती हूँ लैशेस से। अच्छा। हाँ, और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो उन्होंने लगाई तो जब उतारी तो उससे मेरी अपनी लैशेस भी उतरने शुरू हो गई साथ में। तो तुम डर गई? हाँ, नहीं तो आई लव माई लैशेस। मैंने कहा मेरी लैशेस को हाथ ना लगाए। कुछ चेहरे होते हैं पे आप कितना भी मेकअप कर दो सूट करता है, जैसे ये लगाया हुआ लैशेस अभी। यहाँ ये इसका चेहरा, इसकी आंखें ऐसी हैं, आप इसके ऊपर जितना भी मेकअप कर दो, और उसकी नेमत जो है गोल चेहरा भी है। मेरे ऊपर भी आप जितना भी आंखों पे मेकअप कर दोगे ना खप जाएगा। ऐसे ही है, मतलब काजल वाजल भी मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टूरिंग आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब आप आई मेकअप करो ना तो उसके साथ आई शेड अच्छा वाले लगाएं, तो उसके साथ लैशेस बहुत ज़रूरी है। दैट कंप्लीट्स द होल मेकअप। लैशेस अगर आप नहीं लगाएं विदाउट द आई मेकअप, मज़ा नहीं आता, फिर इसका लुक नहीं आता। रीज़न ये है कि शी रियली नोज हाउ टू कैरी मेकअप। मैंने खुद भी कभी लैशेस नहीं लगवाई, मैं बिल्कुल इनकी तरह की हूँ, मुझसे नहीं होता, मेकअप कैरी नहीं कर सकती, बट मैंने अनाया को देखा है कि बहुत अच्छा कैरी। तुम खुद लगा लेती हो लैशेस? खुद लगा के मैं जैसे कभी खुद मेकअप करती हूँ तो मुझे लैशेस नहीं लगानी आती, तो मैं अवॉइड करती हूँ उस वक्त। अगर कोई और मेकअप आर्टिस्ट करे तो अच्छी लगती है मेरे ऊपर भी, मगर खुद से मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि ये कह रही है कैरी वाली बात, खुद लगाना ये सब एक बहुत मुश्किल। और अगर आपने गलत आई लैशेस खुद लगा ली तो आप कुछ कांटे लगेंगे। चाइनीज नहीं, कुछ एक आंख कहीं जाएगी, एक आंख कहीं जाएगी। उसको लगाने की भी एक टेक्निक होती है और हर किसी को नहीं आती। इवन ये मस्कारा, मैं तो अभी रिसेंटली मस्कारा लगाना सीखा है, ये भी बहुत एम्बैरेसिंग है। मैंने अभी सीखा है, क्योंकि मेरा हमेशा मस्कारा ड्रॉप होके यहाँ पे हमेशा एक तो पता नहीं क्यों आ जाता है। फिर अब मैं आई टेक लाइक द बेस्ट क्वालिटी वाला, आई बाय इट, एंड उसके बाद पता नहीं मुझे क्या मेरा प्रॉब्लम था, मुझे आई लैश कर्ल करना भी अभी मैंने सीखा है, वो भी नहीं आता था, वो करवाती भी नहीं थी, उससे मुझे कुछ होता था कि लाइक दब जाएगी आंख, डर लगता है। तो आई लैशेस का तो बिल्कुल मैंने, लेकिन नाउ आई नो कि जिस तरह यूर सेइंग कि लैशेस से लुक कंप्लीट होता है, उसी तरह मस्कारा के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है आपका मेकअप। मगर तुम्हारा अच्छा मस्कारा लगा, तुम्हारी अपनी लैशेस बहुत प्यारी हैं। ये एक्चुअली अभी मेकअप आर्टिस्ट थी ना जो यहाँ सेट पे, उन्होंने लगाया है, और अगर वो जो मस्कारा लगा रही है मैं सेम ब्रांड का घर पे लगाऊं तो ऐसा नहीं लुक आएगा। अच्छा। मैं जब लगाती हूँ तो इस तरह वॉल्यूम नहीं आता, चिपक जाती है, बहुत कम हो जाती है। और वही ब्रांड का मस्कारा जब यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट ने लगाया है तो वो इतना वॉल्यूम आता है, सारी अलग अलग अच्छी लग रही हैं। तो ये है कि मस्कारे की एक टेक्निक है जो कि मुझे अभी ठीक से नहीं आती। तो सीख लोगे। हाँ, सीख लूँगी। लगाती हूँ मैं, घर पे कहीं जाना हो, हल्का फुल्का मेकअप करना होता है, बाहर निकलते हुए कहीं किसी इवेंट में जा रहे हैं, बट बहुत बेसिक सा करती हूँ, ऐसी परफेक्शन। लेकिन ये देखो कि जैसे तुम दोनों ने आईब्रोज भी लाइट रखी है, मगर ये तो कैरी करी है आईब्रोज डार्क को भी। हाँ, मैं हमेशा से ऐसे ही डार्क करती हूँ। कुछ लोगों की पर्सनालिटी मैंने ट्राई की है, जेल वाली भी ट्राई की है, बुशी वाली भी ट्राई की है, लेकिन मुझे सूट नहीं करती थी। मुझे यही आर्ट और डार्क ही सूट करती है शुरू से। नहीं, वो तुमने अपनी अम्मा को देखा हुआ है ना, बचपन से वो जज्ब हो चुकी है तुम्हारे और तुम्हारे में माशाल्लाह सूट भी करती है। हाँ, मैं तो मेकअप खुद करती हूँ। अपना हमेशा खुद से करती हूँ। मुझे मेकअप आर्टिस्ट मतलब आई ऑलवेज लिसन के वो बताते कि इस तरह से कुछ कर लो, कुछ चेंजेस। तुम्हारी बहन भी तो मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, उसको उससे ही मैंने सीखा बेसिकली। उसको शौक बहुत है बेसिकली। वो घर में हमारे कजन्स के फंक्शन में तैयार कर देती है। उसका हाथ बहुत अच्छा है मेकअप, तो उसको देख के फिर वो मेरी इंस्पायरेशन ऑब्वियसली बनी। तो फिर उसमें मुझे भी शौक, अब मैं खुद करती हूँ मेकअप। मैं मेकअप आर्टिस्ट से ये एक बेस्ट चीज़ हो गई भाई, कोई टेंशन नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है? कॉन्टोरिंग। हाँ, दिखाई थी ना कॉन्टोरिंग के बारे में तुमने बताया नहीं, हम बात इधर उधर चले गए। मैं वही बोलना चाह रही थी कि पहले अच्छा नहीं, अभी कॉन्टोरिंग के ऊपर है। हाँ, कॉन्टोरिंग का यही, अब वो पाउडर वाली जो कंटूरिंग होती थी ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा पैचेस और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नज़र आता था लगा हुआ रखा हुआ। जब से ये क्रीम कंटूर वाला सीन आया ना, तो उससे बहुत अच्छा बन जाता है। लाइक फेस कट। तो क्या करती हो तुम? क्रीम कंटूर बेस के नीचे लगाती हो? नो, एक्चुअली डू माई फाउंडेशन, देन आई डू माई कंसीलर, और मैं क्रीम वाला कंटूर लेकर आई फाउंडेशन के ऊपर ही अभी पाउडर नहीं लगाया। पाउडर के बाद जाके हल्का सा ब्राउनर जो होता है उसको टैप करके ब्रश पे हल्का सा आप कंटूर करते, तो उससे अच्छा रहता है। तो वो नीचे आया पहले क्या होता था, डायरेक्ट पाउडर लगाते थे, तो उससे पैचेस, फाउंडेशन गीला होता है ना, उसमें पैचेस बन जाते थे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि माय वो तस्वीर दिखाओ दोबारा। इट लुक्स रियली
weird, like I can. हाँ देख रहे हैं। कितना नजर आ रहा है। तुम ही नहीं लग रही। अच्छा इसमें I was 6, 17, 18 मैंने स्टार्ट में मैंने ऐसे शूट्स किए थे हाँ तो कितना बड़ा लुक आ रहा है इसमें। मेकअप बहुत ज्यादा करते थे। ये तो है, ये तो है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टाइलिंग की। ये आज हमें टिप्स दे रही हैं बड़ी मज़े की अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। और जैसे ज़िंदगी अभी गुजरी क्या है तुम लोगों की, लेकिन फिर भी इनको भाई बहुत कुछ पता, और मैं तो बड़ा सीख रही हूँ इनसे। अच्छा ओहो ये क्या है, बैड लिप फिलर। हाँ, हाँ। अच्छा ये मैं बड़ी करेज मुझे चाहिए थी ये बताने के लिए कि मेरे साथ ये अच्छा कर रही हो तुम, ये बता के बड़ी बात है। ऑब्वियसली ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में लोग बात नहीं करते यूजुअली, बट मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मुझे लोगों को भी बताना चाहिए इस बारे में। 1.5 साल पहले मुझे शौक चढ़ा था इंस्टाग्राम देख के, सबके पाउट्स देख के सब करवा रहे थे तो आई डिड नॉट नीड इट, बट क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था, सब करा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी करा लेती हूँ। और वो टाइम था जब मेरा एक प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं उस प्रोजेक्ट को कितनी अच्छी लगूंगी, मतलब अच्छे प्लम्प लगेंगे। इट्स अ चॉइस अगेन, बट बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं कराया हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि आपने पहले रिव्यूज़ देखने होते हैं कि कौन सा डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने कितने लोगों के साथ ये प्रोसीजर्स किए हुए हैं, उसका सक्सेस रेशो कितना है। तो मैंने रिसर्च किए बगैर मैं वॉक इन पे चली गई थी और उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आई हैव अ क्लिनिक इन बाकू एंड माई अदर क्लिनिक इज़ इन कराची। तो मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ एंड आई जस्ट बिलीव्ड इन हिम, और मुझे चाहिए था कि मैं कुछ लोगों से पूछ लेती। तो उन्होंने जो मेरा फिलर किया, मेरे लिप्स पूरे टेढ़े हो गए थे। अगर इस पिक्चर को जूम करके देखा जाए तो कर लो तुम लोगों ने तो वो बना दी। तो इसमें ना मेरा यहाँ पे फिलर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, बाकायदा डी शेप हुए हुए हैं। और उसके बाद मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरा लाइफ का पहला कॉस्मेटिक प्रोसीजर था और मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूं, और प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था। तो अब मैंने खैर थोड़ी सी स्वेलिंग जब कम हुई तो मैंने इन्हीं लिप्स के साथ प्रोजेक्ट भी किया, जिसके बाद बहुत बुरे कमेंट्स आए यूट्यूब पे। एक तो वैसे ही लोग बहुत अगेंस्ट हैं इसके, और फिर ऊपर से कोई प्रोसीजर ख़राब हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को आपने मज़ीद ख़राब कर दिया। तो अब मुझे पता भी था कि ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी डी शेप हो चुके हैं। खैर वो प्रोजेक्ट तो गुजर गया, बट उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इनको ठीक कराने के लिए एक और डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे डिज़ोल्वर्स वगैरह के बारे में बताया, बट a lot of people are allergic to dissolvers as well. तो उन्होंने कहा अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ना तो आप अभी इनको डिज़ोल्व ना करवाओ, क्योंकि अगर आपको एलर्जी हो गई तो आप अगले 10 दिन 15 दिन काम नहीं कर सकेंगी। और फिर जब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने इनको डिज़ोल्व करवाया एंड आई वाज एक्चुअली एलर्जिक टू डिज़ोल्वर। जब उन्होंने एक टेस्टर लगाया तो उसके ऊपर एलर्जी नहीं आई, बट जिस वक्त उन्होंने मुझे डिज़ोल्वर लगाया मेरे लिप्स इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे मेरे। और वो डॉक्टर खुद परेशान हो गए थे कि मैंने टेस्टर लगाया था तो उसमें अक्सर लोगों का पूरा रेड हो जाता है बाजू, तो उसमें तो नहीं आई बट यहाँ पर आ गई, तो इतने बड़े हो गए थे लिप्स। उसके बाद वो स्वेलिंग ख़त्म हो गई, बट मेरे चीक्स पे स्वेलिंग थी और इधर जैसे निशान नहीं होते, जैसे आपको किसी ने मारा और पंच किया तो हाँ पर्पल से निशान थे। और मेरे चीक्स इतने स्वेल हो गए थे कि आई वेंट फॉर अ मीटिंग। तो उन्होंने कहा आपने चीक फिलर्स क्यों कराए हैं? तो मैंने उनको बताया नहीं मैंने चीक फिलर्स नहीं कराए, मैंने एक्चुअली लिप फिलर्स कराए थे, अब मैंने डिज़ोल्वर लगवाया है तो उसका ये एलर्जिक रिएक्शन है। फिर मैंने एंटी एलर्जी ली कुछ दिन, उसके बाद तकरीबन ये सारी बच्चियां कान खोल के सुने भाई। हाँ तो 10-15 डेज बाद जाके उस डिज़ोल्वर का रिएक्शन मतलब ख़त्म हुआ। तो मतलब ये इतना आसान नहीं है कि आपने एक दिन ख़राब हो गया अगले दिन जाके आपने डिज़ोल्वर लगवा लिया तो और तुम किस ट्रॉमा से गुजरी होगी। हाँ क्योंकि एक तो ये है कि मैंने इतने शौक से एक चीज़ कराई, एक डिसीजन लिया, वो इतना मेरे साथ बुरा हो गया, डिज़ास्टर हो गया। मैं अच्छी लगने की जगह मैं मज़ीद बुरी लगना शुरू हो गई। लोग भी पसंद नहीं कर रहे थे बट शायद वो ठीक कह रहे थे, बट ऑब्वियसली उस वक्त मैं हर्ट भी हो रही थी इन चीज़ों से कि यार मेरा इसमें कोई कसूर
कसूर नहीं था। हाँ, थोड़ा सा था कि मुझे ये नहीं पता था कि रिसर्च नहीं की थी। तो जब मैंने डिज़ोल्वर जिनसे लगवाया था वो मैंने बहुत रिसर्च की थी उस वक्त, और फिर मुझे पता था कि चलो अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होने वाला, मेरे पास ब्रेक है, मेरे पास इतना टाइम है कि कोई मसला हो गया तो मैं उसको हैंडल कर पाऊंगी। और देखो तुम्हें तो जरूरत भी नहीं है, तो अभी ये देख रहे हैं हम जो, तो ये कि फिर मैंने बड़ी रिसर्च की, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चलता है। एक मेरी को एक्टर थी, उन्होंने भी देखा मेरी लिप की कंडीशन, तो उन्होंने बताया कि मैं इन डॉक्टर के पास जाती हूँ, आप अच्छे से इनके रिव्यूज़ चेक करो, ये बहुत अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो ऐसे ख़राब केसेस होते हैं ना उनमें भी वो डील करते हैं। तो फिर वो डॉक्टर ने भी बड़ा ऑनेस्टली मुझे बताया कि इसका भी रिएक्शन आ सकता है, और वो आया भी, और फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सेटल डाउन हो गई। अब तुम सेटल हो गई हो। ये क्या है, स्मॉल शोल्डर्स। अच्छा, अगेन कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो मेरी बॉडी टाइप पिटीट है और मेरे शोल्डर्स बहुत छोटे हैं। अभी जैसे मैंने ये 13 पॉइंट्स कुछ होगा। हाँ, उससे भी कम है, 13 से कम है। हाँ, तो इसलिए वो होता ये है कि मेरे साथ कि जब मैं बहुत ज़्यादा, ये मैंने बहुत एक शौक से कमीज़ ली थी, लेकिन जब मैंने पहनी और उसको स्टाइल की शलवार के साथ तो मुझे अभी तो स्मॉल शोल्डर्स। हाँ, तो वो आप देखें कि ऊपर से पता चल रहा है कि बहुत ही मतलब बिल्कुल छोटे शोल्डर्स हैं। अब शोल्डर्स ब्रॉड शोल्डर्स हों या छोटे शोल्डर्स हों, उसके हिसाब से आप ड्रेसिंग करें, क्योंकि ब्रॉड छोटे शोल्डर्स जिनके हैं उनको क्या करना चाहिए? मैं ये करती हूँ कि मैं पर्सनली, अब जैसे पफ शोल्डर्स का भी फैशन भी आया था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने एक अपने प्रोजेक्ट में भी पूरी जो कमीज़ें बनवाई, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि वो ज़्यादा फैंसी भी ना लगे, हल्का सा यहाँ पे पफ कि वो थोड़ा सा लगे, थोड़ी सी, या फिर बलून स्लीव्स हों या फिर इस तरह की वाइड स्लीव्स हों। स्लीव्स से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप उससे आपके शोल्डर्स का एक इल्यूजन आता है कि देयर ब्रॉड। हाँ, एक इल्यूजन लगता है। जैसे अभी मैंने ये पहना है, बिल्कुल फिटिंग वाली स्लीव्स मैं नहीं पहन सकती, फिटिंग वाली स्लीव्स नहीं पहन सकती। और अच्छा, नेक से बहुत, नेक लाइन आपकी डिपेंड करती है। अगर नेक लाइन आपकी बिल्कुल बंद है, इस कमीज़ में मेरी नेक लाइन बंद थी, तो शोल्डर्स और स्लीव्स भी टाइट थी, तो शोल्डर्स एकदम आपके पता चल रहे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो आप ये करें कि आपकी नेक लाइन थोड़ी सी खुली, थोड़ी सी आपकी कॉलर बोन्स रिवील हो रही हो, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है। या अगर आप नेक लाइन से प्ले नहीं करना चाह रहे तो फिर आप स्लीव्स से प्ले करें कि वो बलून स्लीव्स हों या वाइड स्लीव्स हों, या अगर पफ शोल्डर्स हों तो पफ शोल्डर्स तो मुझे बहुत, या फिर वही मैं बटन डाउन शर्ट का आपको बता रही थी, तो मैं इस तरह बहुत स्टाइल करती हूँ। आई वेयर अ लॉट ऑफ बटन डाउन्स, ऊपर मैं टॉप के ऊपर पहन लेती हूँ। आई लव इट, मुझे खुली खुली ड्रेसिंग भी अच्छी लगती है, लुक्स डिसेंट एंड गुड ऑन मी। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह मैं, आप कॉलर्स पहने, कॉलर्स से भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप वाइट कॉलर्स, अच्छा वो एक अभी भी आए हुए हैं वाइट थोड़े से कॉलर्स ना, एक तो छोटे वाले कॉलर्स होते हैं, आप थोड़े से वाइट कॉलर स्टिच करवा सकते हैं। जिनके छोटे वो है शोल्डर्स, तो वो एक इल्यूजन आता है कि आपने जैसे ऊपर कॉलर, उसकी कॉलर्स की वजह से आपके थोड़े से ब्रॉड लगेंगे। अच्छा, वो भी तो एक जमाने में शोल्डर पैड्स लगाए जाते थे, याद है वो पुराने जमानों में? देखा है सैजन की आंखों, वो उसमें सारे मधुरी वगैरह ने सब ये शोल्डर पे स्पंज लगाए गए थे, शोल्डर पैड्स। और तो वो तुम पे सूट करते हैं? वो तो मैंने कभी ट्राई नहीं किए, वो पुराने ज़माने टाइप की। हाँ, और अभी तक ऐसा कोई वो किया भी नहीं कैरेक्टर जिसमें जो है वो बहुत, हमारे तो कैजुअल यूजुअली घर के आउटफिट्स होते हैं वो, लेकिन और जब कोई इवेंट या ओकेजन्स पे पहनते हैं तो मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा शोल्डर्स पे आई पे अटेंशन नाउ, कि इस तरह मुझे अपनी स्टिचिंग पे ध्यान देना है, अपने टेलर को किस तरह गाइड करना है। और अगर स्टिच्ड कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ तो कौन सी चीज़ है जो मुझ पे सूट नहीं करेगी मेरी बॉडी टाइप। ये तो मैं पता चल गया, ये पता चल, कितनी अच्छी बात। हाँ, क्या है अब? नेक्स्ट है हेयर कलर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छा, मैं एक टाइम पे पूरा ब्लॉन्ड चली गई थी। ब्लॉन्डिश और कुछ कह सकते हैं कुछ ऑरेंजिश टाइप का कुछ कलर था। तुम रहती भी बाहर थी, वहाँ पे भी तो सब करवाते होंगे ना, तो वो फिर तुम्हें देख के शौक हो गया था ब्लॉन्डिश को अपने आसपास देख के। लेकिन फिर मुझे टाइम टू टाइम ऑब्वियसली ये पता चला कि एक तो ये जो कलर्स हैं ये हमारे एशियन स्किन के लिए नहीं है, और वैसे भी अगर हम लोग इस तरह बाहर निकल के चले हैं ब्लॉन्डी होंगे तो सारे लोग पीछे सोच रहे थे मैं कोई अमेरिकन हूँ या कोई इस तरह से हूँ। तो ये बाकी में बहुत ज़्यादा
ब्लॉन्डी प्रोमिनेंट होते थे। कितना अर्सा रखा तुमने ये ब्लॉन्ड? मैंने ये पूरा आई थिंक 1 साल तो रखा है। अच्छा। मैं सिर्फ बहुत परेशान हो गई थी, मुझे उन्होंने कहा कि तुम चेंज कर लो कलर, क्योंकि अमेरिका में तो चल जाते हैं, वहाँ पे तो फैशन डाइज, यहाँ नहीं चलते, यहाँ पे ना अलग ही नुमाया होते हैं इस तरह के। मतलब वो भी आवाजें भी कसते हैं लोग, तो अलग बहुत किस्म की ज्यादा आवाजें होती हैं। हूटिंग भी चल रही होती थी, तो मैं कहा यार ये चेंज कराना पड़ेगा। और इसमें ये जो राइट साइड पे जो जिसमें ब्लू वो जो बैगी वो जो शर्ट, ये मेरे एक ड्रामे की भी थी, तो ड्रामे में तो खैर बहुत ही ऑफ लगता था, क्योंकि लाइट साइड ड्रामे में फिर सारी वैम्प्स के कैरेक्टर मिलते होंगे ना? ऐसे ही है। कि मुझे कोई golden बाहर बाल से आई हुई लड़की थी, कोई इत्तेफाक से मैं आप उसमें। नोट करो कि अगर आपने ड्रामे में अपने किसी को वैम्प दिखाना है तो कलर्ड लेंसेज लगा दो, गोल्डन कलर के बाल कर लो, मेकअप कर लो, स्मोकी, मतलब ऐसा I think I actually get characters like that. मुझे ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं वैम्प टाइप के ज़्यादा, तो वो बस मुझे शौक था, मैंने रखा। मुझे पता चला कि बहुत ज़रूरी, बहुत काउंट करता है आपकी स्किन टोन के हिसाब से, और आपके मुझे फील हो कि जैसे डार्कर शेड्स आर बेटर, जैसे आपका शेड है गोल्डन ब्राउन, इस तरह भी चलो चल जाता है, लेकिन ब्लॉन्डीज कैन नेवर। मैंने तो मर्ज किया है ना सारा, उसके ब्राउन के साथ मर्ज किया है, लाइक द कैरमल ब्राउनिश एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो मैंने फिर इसके बाद कभी ये वाला शेड नहीं कराया। इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। तो मुझे भी एक दफा बड़ा शौक हुआ। अच्छा, तो मैंने करवाया ना जरा ब्लॉन्ड सा। चला तो था कुछ 2000s में, फैशन में भी था ये। हाँ, मिड वो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा दिन, देखते थे ना, तो फिल्म्स वगैरह में ये था। बहुत कम दिन जो है वो, मतलब समझो मैंने मुश्किल से 2 महीने, बस उसके बाद 2 महीने, उसके बाद मेरे मियाँ ने खुल के मेरी बुराई करना शुरू कर दी। अच्छा, नहीं अच्छा लग, मैं कितनी भी अच्छी तैयार हूँ। अच्छा, मुझे मेरी स्किन बड़ी अच्छी उस जमाने में हुई हुई थी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं बड़ा एंजॉय करी थी, लेकिन उसने खुल के जब तारीफ नहीं की और खुल के बुराई की ना, बदलवा लो, तो फिर मैंने कहा अरे यार क्या करूँ। सो बाकी सब भी देख के, आई डोंट नो, आपके इर्द गिर्द जो आदमी, जो मेरे अब्बू को भी नहीं पसंद आ रहे थे मेरे ऊपर वो बाल, वो भी कह रहे थे बेटा कब चेंज करा रही हो। मेरे बेटे को भी नहीं, मेरे मियाँ को भी नहीं, ये क्या है, इंसान अपनी मर्जी से जी नहीं सकता। गोल्डन कलर आदमियों को नहीं पसंद आता। They like more dark blacks and like natural colors होते हैं। हमारा जो ईस्टर्न है ना लुक, वो ईस्टर्न ही समझ आता है। हाँ, उनको लंबे बाल पसंद है। अभी मेरा दोबारा से कुछ डार्क बर्गंडी टाइप का कलर का पता नहीं क्यों क्रेज चढ़ा हुआ है। बर्गंडी तो फिर चल जाता है। That looks nice, yeah. वो हमारी स्किन टोन पे चल जाता है। Exactly. अच्छा, क्या वेट लॉस? हाँ, ये मेरी 5 साल पहले की पिक्चर है। गपलू हो, गपलू गपलू। ये बेबी फैट, हाँ बेबी फैट भी था, और इसके अलावा आई हैड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओह अच्छा अच्छा। एक तो खाती भी ज्यादा थी, हार्मोनल इशू था। हाँ, तो जब मैं इस वेट के साथ अपना पहला ऑडिशन देने गई थी, तो मुझे उन्होंने कहा था कि एक्टिंग आप कर सकती हैं, बट पहले अपना वेट कम करके आएँ। अच्छा। आप पहले वेट कम करें फिर दोबारा आएँ। फिर मैंने 6 मंथ्स लगाए, और कुछ मैंने ब्लड टेस्ट करवाए, हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट की, अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, वॉक करना स्टार्ट की, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाई। तो 6 मंथ्स बाद फिर मैंने दोबारा ऑडिशन दिया, और उसके बाद मुझे एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। वो वैसे तो मैं रियल में क्यूट लगती थी, ये बेबी फैट बहुत क्यूट लगता है, बट उन्होंने कहा था कि स्क्रीन पे अच्छा नहीं आएगा, तो स्क्रीन के लिए आप थोड़ा सा अपना वज़न कम करें। तो बेबी फैट जो होता है वो बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। तुमने अपने इलाज करवाया ना, मतलब बहुत सारे लोग भुगत रहे होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको नहीं, वो घास ही नहीं डालते। हाँ, उनको लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि खाली खाने पीने की वजह से नहीं हो रहा। अक्सर होता है कि इंटरनल मसले होते हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये ज़रूर अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, ताकि कोई अगर ऐसी चीज़ है तो उसको ट्रीट किया जा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल शुक्र है सोशल मीडिया की और प्रोग्राम्स की वजह से बड़ा बच्चियों को पता चल गया। अब उनकी माएँ जो हैं उनको ले जाती डॉक्टर्स के पास। बहुत सारे बच्चियों के बाल भी मोटे मोटे स्किन पे आ रहे होते हैं टीनेज में, तो वो ये सब उस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि भाई अब उनको टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। खाली डाइट करने से और हैवी एक्सरसाइज करने से आप सिर्फ थकते हैं। और लोग अक्सर इस बारे में ना बात नहीं करते, अगर कोई ऐसा इशू हो बताते नहीं है कि लोग समझेंगे हम बीमार हैं, बट मैं कहती हूँ नहीं, अवेयरनेस के लिए, स्पेशली हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना, तो अब हम यहाँ पे बैठ के बहुत से लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कहेंगे मैं बीमार हूँ, बट मैं एक अच्छी चीज़ लोगों को बता रही हूँ। जैसे अब मुझे पता चला है कि हम कितनी डाइट कर रहे हैं, वजन क्यों नहीं कम हो रहा, स्टक हो गया, पता चला विटामिन डी की कमी है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपका वजन नहीं, आप कितनी भी डाइट कर लो नहीं
आपका वेट कम हो रहा होता। तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं और हम बहुत कम जो है ना वो टेस्ट वगैरह कराने जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे अभी भी अपने सारे टेस्ट कराने में इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए उसके लिए। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस दिन मेरी छुट्टी आए तो मैं टेस्ट कराऊँ। मैं हर दफ़ा यही सोच रही हूँ। करवाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता चलता रहता है आपके साथ क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ को ट्रीट करते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी लेथार्जिक, कुछ दिल नहीं चाह रहा था करने का, पता चला एनीमिक थी, इसीलिए। तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच आप लोगों की इतने सारे मज़े के मशवरों का। और आई गेस आपकी वजह से ना सिर्फ आपकी एज ग्रुप के लोग बल्कि मेरी एज ग्रुप के लोगों ने भी फ़ायदा उठाया, बल्कि उससे भी बड़े एज ग्रुप के लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हुई हैं आज। चलो देर आए दुरुस्त है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हो गया इब्बी को? है अल्लाह, बिल्कुल बंद है। ओके हाँ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे शख्सियत, वो हैं जी सैयद असरार शाह साहब, और ये ब्रांड लेकर आए हैं शाइगन हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, शाइगन जो हेल्थ केयर है वो एक ज़ाहिर है, ये मुझे पता है जब मैं पढ़ रही थी कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी से आने वाले हैं। तो आप शाइगन जो ब्रांड है इसके अंडर क्या क्या आता है? खाली फार्मेसी तो नहीं देखती ना, मतलब खाली फार्मास्यूटिकल सॉरी वो तो नहीं देखती ना, ये तो और भी इसके अंडर और भी चीज़ें जी बिल्कुल। बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है जी शाइगन की। शाइगन 1993 के अंदर वहीद साहब ने स्टार्ट की एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर। अच्छा। और सिंगल टैबलेट सेक्शन के शाइगन जो शाइगन फार्मा बेसिकली हमारी पेरेंट कंपनी है। ओके ओके ओके। और जब ये स्टार्ट हुई और उसके बाद आज हम पाकिस्तान की टॉप 30 फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हैं। और 26 कंट्रीज़ के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और शाइगन फिर अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया और तकरीबन कोई 6 कंपनीज़ हैं जो शाइगन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर काम कर रही हैं। अच्छा। और उसमें शाइगन हेल्थ केयर भी एक कंपनी है। और शाइगन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि जहाँ शाइगन की प्रोडक्ट यूज़ ना हो रही हो या प्रिस्क्राइब ना की जा रही हो। जी। तो ये मेरे सामने जो इस वक्त रखी हुई है प्रोडक्ट वो है शाइगन का स्टीवा। जी। तो ये क्या है? देखिए आम चीनी से किस तरह मुख्तलिफ है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो हर बंदा आपको, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये कहता मिलेगा कि चीनी छोड़ दें। हाँ, पॉइजन है, स्लो पॉइजन है और इससे शुगर होती है और बड़े सारे मसाइल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि चीनी से ही तो ज़िंदगी में मिठास है। अगर चीनी छोड़ देंगे तो फिर मिठास का क्या होगा? बिल्कुल। तो फिर शाइगन हेल्थ केयर ने सोचा कि एक बहुत अच्छा नेचुरल अल्टरनेटिव लॉन्च करना चाहिए, दैट इज़ शाइगन स्टेवा, जो कि चीनी का आइडियल रिप्लेसमेंट है। ओके। एक तो ये नेचुरल है बिल्कुल। ये क्या किसी पौधे से बना होता है ना? स्टीविया प्लांट है जिसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट है बेसिकली स्टीवा जो है ना। ओके। तो एक तो प्लांट ओरिएंटेशन है, दूसरा इसके अंदर शुगर नहीं है, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ओबेसिटी है वो लेंगे तो उसमें कैलोरीज ऐड नहीं होंगी तो ओबेस नहीं होंगे। बिल्कुल। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अच्छा, देखिए मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए जो बहुत सारे स्टीविया को लेकर जो आप कहते हैं एक हर्ब है, एक प्लांट है। तो आपका जो ब्रांड है शाइगन स्टीवा, ये और ब्रांड से और चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ है? देखिए पहली बात है, अगर हम पाकिस्तान मार्केट की बात करें तो 2 टाइप के स्वीटनर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक तो सिंथेटिक हैं जो काफ़ी सालों से मार्केट के अंदर हैं, और एक सेमी नेचुरल हैं। अच्छा। सबसे पहले हम सिंथेटिक की अगर बात करें तो एस्पार्टेम बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और आप अगर आज भी गूगल पे डालें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसके अंदर, लॉन्ग टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर सुक्रालोज अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, जो कि आपके गट के फाना फ्लोरा को डिस्टर्ब करता है, तो लॉन्ग टर्म उसकी रिकमेंडेशन नहीं है यूज़ की। और स्टीविया की अगर बात करें तो स्टीविया में भी बहुत सारे मार्केट के अंदर ब्रांड्स आए, लेकिन उन्होंने इसको प्योर नेचुरल नहीं रखा। अच्छा। उसकी वजह है कि स्टेवा के साथ उन्होंने कोई ना कोई जो सिंथेटिक स्वीटनर है वो ऐड कर दिया। ओके। जैसे किसी ने स्पार्टम ऐड कर दिया, किसी ने सुक्रालोज ऐड कर दिया, किसी ने डेक्सट्रोज ऐड कर दिया। ये सारे पार्टिकल्स के नाम है जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो एक सिंथेटिक हैं जो नेचुरल के साथ मिक्स कर दिए। ओके। ठीक है। शाइगन स्टेवा इज़ द ओनली ब्रांड जो कि 100% जो है वो नेचुरल है। अगर आप हमारे बॉक्सेस देखें ना
तो इसके अंदर मेंशन भी है कि इसके अंदर कोई भी जो है एडिटिव स्वीटनर ऐड नहीं किया हुआ, माल्टोडेक्सटिन नहीं है इसके अंदर, स्पार्टिम नहीं है इसके अंदर, डेक्सट्रोज नहीं है, ये स्टीवा है और प्योर नेचुरल है। अच्छा, जो ओबीस नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं है, तो क्या वो भी स्टेफा शाइगन स्टेवा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए निदा, आपको पता है कि चीनी के यूज़ से अल्टीमेटली आपने डायबिटीज़ की तरफ या कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना ही है, तो पहले तो से व्हाई नॉट पहले से ही आप इलाज से बेहतर एहतियात। एग्जैक्टली और एहतियात के लिए, और फिर मीठी एहतियात तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी। हाँ ना, वही तो। अच्छा, मशरूबात वगैरह में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय वगैरह या जो भी शरबत? देखिए सेम जैसे आप चीनी यूज़ करते हैं, सेम शाइगन स्टेवा आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 SKUs हैं। अच्छा, साशे फॉर्म है, इसकी टैबलेट फॉर्म है, जो कि इस तरह से इसका जो है ना प्रेजेंटेशन है। अच्छा। और इसके साथ ये जार है। अच्छा, ये बेकिंग, कुकिंग, अच्छा उसके अलावा आप ड्रिंक्स के अंदर मिक्स कर सकते हैं, चाहे हॉट ड्रिंक हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो। ओके। और इसके अलावा जो है आप इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू मेक। ऐसे यूज़ करना है जैसे आप चीनी यूज़ करते हैं। आपको टेस्ट ग्रेजुअली बिल्ड हो जाता है, जैसे कि कोई चीनी तेज़ लेता है, कोई कम लेता है, तो वो अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है ना वो एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, तो उसका फ्लेवर वही चीनी वाला ही फ्लेवर होता है? बिल्कुल, ये तो असल चीज़ तो यही है, क्योंकि अक्सर लोग स्वीटनर छोड़ देते हैं कि उसका जो टेस्ट है ना वो कोई बहुत प्लेटेबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड टेस्ट हैं ये सारे ना। तो बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, शाइगान Q1 विन प्लेस के जी, Q-Win प्लस के बारे में बताएं। हाँ, सही, मैं ये बताता हूँ। अच्छा, दूसरा आप ये देखिएगा, जो ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आप जब काम ज़्यादा करती हैं या आप कोई एक्सर्शन हो जाती है या आपकी डाइटरी पैटर्न में चेंज आती है, तो आप थकावट महसूस करते हैं। अच्छा, यूजुअली वो रेस्ट करने से और अच्छा खाना खाने से ठीक हो जाती है। आपने दोबारा इंटेक बेहतर किया तो आपकी वो फटीक ठीक होगी। लेकिन अगर ऐसी फटीक है जो आप रेस्ट करने के बावजूद, अच्छा इंटेक करने के बावजूद भी ठीक ना हो रही हो, और उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स आ रही हो, जैसे आप अपने काम पे फोकस उस तरह से नहीं रख पा रही या आप चीज़ें रख के भूलना शुरू हो गई हैं, तो ये जो सारी सिम्टम्स आती हैं ना, ये क्रॉनिक फटीक की सिम्टम्स होती हैं। ओके। अच्छा, क्रॉनिक फटीक के लिए वी हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। Q-Win प्लस की जो आप बात कर रही थी, Q-Win प्लस इज़ अ क्रॉनिक फटीक के लिए बहुत आइडियल स्पोर्टिव प्रोडक्ट है, और इसके अंदर पूरी रेमेडी है। क्योंकि यूजुअली क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम होती है, सेलुलर लेवल पे एनर्जी साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है आपका। तो आपको नज़र आएंगे लोग कहते हुए कि जी एनर्जी के लिए B12 ले लें, कोई कहेगा मैग्नीशियम ले लें, लेकिन सारे ये सिंगल इंग्रेडिएंट हैं। जबकि अगर आप क्रॉनिक फटीक की बात करें या आप ओवरऑल एनर्जी साइकिल की बात करें, तो आपको B12 भी चाहिए, आपको जो है मैग्नीशियम भी चाहिए, आपको फॉलिक एसिड भी चाहिए, आपको कोएंजाइम Q10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी चाहिए, आपको अदर B कम्प्लेक्सेस भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी रेमेडी मिलके उस साइकिल को रन करती है ना। बिल्कुल। तो Q-Win प्लस जो है 14 इंग्रेडिएंट के साथ है। अच्छा, तो ये तो ये विटामिन है? यस, इसमें विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके एनर्जी साइकिल को। हाँ, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको ये सिम्टम्स आ रही हैं, यानी कि जो मैंने सिम्टम बताई, इनमें से अगर 3 से 4 सिम्टम उनको आ रही हैं, तो फिर Q-Win प्लस इज द आइडियल प्रोडक्ट फॉर। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसको भी ये क्योर करती है? ये क्रॉनिक जो सिंड्रोम है, क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम। क्रोनिक, अच्छा, क्रोनिक जो फटीक सिंड्रोम है उसके लिए ये हेल्पफुल है। हाँ, ओके जी। और Q-Win प्लस और क्रॉनिक में क्या फ़र्क है? देखिए, फटीक एंड क्रॉनिक फटीक की बात हो रही है। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जनरलाइज फटीक ये है कि आप अपनी रूटीन से एक्स्ट्रा काम करते हैं या आप अपना इंटेक कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपसे खाना मिस हो गया, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, उस वजह से आपको एक थकावट फील होती है और आपकी बॉडी जो है वो वीक फील करती है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल पैटर्न है जिससे आप नॉर्मल तरीके से रेस्ट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा, एक वो वीकनेस है जब आप नींद प्रॉपर ले रहे हैं, आप इंटेक प्रॉपर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी बेजान सी रहती है, आपको थकावट सी फील होती है। अच्छा, वो जो थकावट है बेसिकली वो है क्रॉनिक फटीक। अच्छा, उसके अंदर आपका जो है वो इंटेक का इशू नहीं होता या स्लीप का इशू नहीं होता, आपके सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, वो एनर्जी प्रोडक्शन एक्चुअली जो है डिस्टर्ब होती है ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अगर आप वो न्यूट्रिएंट प्रॉपर ले लेंगे तो आपका वो एनर्जी साइकिल बहाल हो जाएगा और आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगी। तो Q-Win प्लस में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कोएंजाइम Q10 है, DHA है, फॉलिक एसिड है, B कम्प्लेक्स है, B12 है, ऑल एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके एनर्जी साइकिल को बेहतर करते हैं। अच्छा, आजकल देखें लोग बड़ा जंक खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे हैं,
और इस वजह से फिर आपका गट हेल्थ वो नहीं रहता, फिर उसके बाद आपको और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है? देखिए, कि आपका पेट जो है वो सही रहे और हंसते खेलते रहे ना, वो जो बड़े वाले दुआएं भी देते थे। सही, बिल्कुल। हमारे पास बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जी, पॉइंट। अच्छा, आप ये देखें कि जितने भी ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसमें आपकी एक तो कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन, और सेकंड उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स एंड हेमराइड बहुत हो जाता है, जिसको आम लफ्ज़ों में बवासीर हम कहते हैं। जी जी। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है हमारे पास एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने जैसे आपको बताया कि शायगन हेल्थ केयर जो है, इसने जब प्रोडक्ट लॉन्च की तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, एक तो हमारी यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को जो है हमने मद्देनज़र रखा है। तो पॉइड भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मार्केट हुई है। ये सपोर्टिव थेरापी है इन हेमराइड एंड पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। ये एक तो आपके जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करेगी, जिससे आपकी जो पेन है वो कम होगी। दूसरा, हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कॉन्स्टिपेशन मेन रीज़न होती है आपकी बवासीर की, तो उसको भी एड्रेस करती है। सही। तो इस कम्प्रीहेंसिव फॉर्मुलेशन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ